हेलो। स्क्रीन विजिबल है? दिखाई दे रहा है सबको? यस सर। ठीक है। यस सर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो द टॉपिक इज कोडिंग। ओके, हम लोग को अभी देखना है ये कोडिंग होता क्या है। ये टोटल दिस इज अ 4 आवर वेबिनार। 4 घंटे का वेबिनार है ना। 2 घंटे आज, 2 घंटे कल। आज भी 3 से 5, कल भी 3 से 5। तो ये 4 आवर्स में हमें कोडिंग समझना है, सब कुछ कोडिंग के अंदर। ये कोडिंग क्या होता है, कोड करते कैसे हैं। अगर इफ वी वांट टू स्विच आवर करियर फ्रॉम एनी लाइक डोमेन टू कोडिंग, तो हमें क्या करना चाहिए। अगर हम कोडिंग में स्विच करना चाहते हैं तो, या फिर लाइक इफ वी आर स्टडिंग इन इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर, वी हैव स्टार्टेड इंजीनियरिंग, तो स्टार्टिंग से हमें कैसे समझ में आएगा कि कोडिंग को कैसे लाइक इस फील्ड में कंटिन्यू किया जाए, कैसे कोड करना सीखा जाए। What is all about coding? How do we code? If you have something in your mind, then you can convert that particular thing through coding. If you are calculating, for example, like if there is a number and if you want to check if the number is even or odd, so what you have to do, you have to check it whether it is completely divisible by 2 or not. If it is completely divisible by 2, then it is even or it is odd. तो सोचो ये आपके दिमाग में है पहले कि यू हैव गॉट अ नंबर, आपको एक नंबर मिला। नाउ यू हैव टू चेक वेदर इट इज इवन और ऑड। तो आप अपने दिमाग से चेक कर पा रहे हो क्योंकि आपने पढ़ा है पहले से कि अगर किसी नंबर को 2 से डिवाइड किया जाए एंड इफ द नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, तो वो इवन नंबर होगा। तो आपको पहले पढ़ाया गया है, बट कंप्यूटर को तो नहीं पढ़ाया गया पहले से। जब हम पैदा हुए थे तो हमें बचपन से पढ़ाया जा रहा है मैथ्स पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो, जियोग्राफी पढ़ो, कंप्यूटर साइंस पढ़ो, हिंदी पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, बंगाली पढ़ो, कुछ भी पढ़ो। हमें बचपन से पढ़ाया जा रहा है, बट कंप्यूटर को तो हम लोग बचपन से नहीं पढ़ा रहे। कंप्यूटर के अंदर में तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके अकॉर्डिंग वो समझता है मुझे कब क्या काम करना है, क्या नहीं करना है। हर एक काम को करने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर होता है वहां पे। वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दो और वो काम करेगा। आपको गाना सुनना है तो यू हैव टू इंस्टॉल म्यूजिक प्लेयर, देन इट विल प्ले द म्यूजिक, आइदर इट इज ऑडियो और वीडियो, कोई भी टाइप का। यू हैव अ ब्राउजर इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर। आपके कंप्यूटर में एक वेब ब्राउजर इंस्टॉल है जिसके थ्रू आप गूगल वेबसाइट, कोई भी आप वेबसाइट वगैरह को विजिट कर सकते हो। यू हैव अ कैमरा इंस्टॉल्ड ऑन योर पीसी और मोबाइल फोन। आपके पास कैमरा नाम का एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है जो डायरेक्टली कैमरा हार्डवेयर से कनेक्टेड है, जो आप कैमरा से फोटो कैप्चर कर सकते हो, क्लिक कर सकते हो, कुछ भी। तो सारे कामों के लिए अलग अलग चीज दिए गए हैं। बट अगर मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है, जरूरी तो नहीं है कि आपके दिमाग में जो चीज चल रहा है सब कुछ कंप्यूटर में पहले से होगा। आपके दिमाग में कुछ चल रहा है एंड यू वांट समथिंग, आप कुछ चाहते हो डन बाय द कंप्यूटर, कि वो कंप्यूटर करे उसको, तो आपको क्या करना होगा। तो अगर पहले से उस काम के लिए सॉफ्टवेयर है तो आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो, उसको यूज करो। और अगर सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप चाहो तो खुद से सॉफ्टवेयर बना सकते हो। तो आज मार्केट में ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का इतना सारा डिमांड है, ये क्यों है। एवरीवन हैज हिज और हर ओन कॉन्सेप्ट, ओन आइडिया। जैसे ओला जब लॉन्च हुआ तो इट हैड सम डिफरेंट आइडिया कि दैट वी हैव टू हैव अ काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर वेयर पीपल विल लाइक लॉग इन। लोग वहां पे लॉग इन करेंगे सबसे पहले, देन दे विल सर्च फॉर द राइड और लाइक एनी कार, बाइक, कुछ भी। पहले तो उसके पहले वैसा नहीं था। पहले लोग क्या करते थे, ट्रैवल एजेंसी का नंबर होता था,
कहीं पे फोन करते थे कि भैया मुझे कहीं पे जाना है, आपके पास कोई गाड़ी है क्या, कार है, थोड़ा मुझे छोड़ दीजिए ना, कितना पैसा लीजिएगा, कितना भाड़ा लगेगा? तो भैया बोलते थे भैया 800 रुपये लगेगा। ठीक है आइए, मुझे छोड़ दीजिए वहां पे। पहले ऐसा सिस्टम चलता था, पहले लिमिटेड चीजें थी। हो सकता है कि आपके घर के बगल में कोई ट्रांसपोर्ट एजेंसी नहीं था, जो लोग कार वगैरह भाड़े पे चलाते थे, वैसा नहीं था। अब आप कैसे जाओगे? तो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऐसे बस वगैरह यूज करना पड़ेगा, आप अपना बुक नहीं कर सकते हो। ओला के पास एक कॉन्सेप्ट आया दिमाग में, पहले दिमाग में आया कि क्यों ना एक ऐसा चीज रहता कि लोग सॉफ्टवेयर में लॉगिन करते, वो देख पाते कि हमारे आसपास कितने सारे गाड़ी अवेलेबल हैं। कैसे हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी गाड़ी दिखाते हैं वहां पे, यहाँ पे कार है, बाइक है, सब कुछ दिखाता रहता है वहां पे। तो ऐसा दिखाता, अगर हम लोग वहां पे सर्च करते कोई ड्राइवर के लिए, कोई कार के लिए, तो बहुत सारे ड्राइवर्स के पास हमारा रिक्वेस्ट जाता। अब उनमें से जो लोग एक्सेप्ट कर लेते, वो मेरे पास आते, और मैं उसको ट्रैक कर पाता, वो कितने स्पीड से आ रहा है, कौन सा गली में घुसा, मेरे घर तक कितने देर में पहुंच जाएगा, सब कुछ टाइमिंग वगैरह आपको दिखा रहा है, भाड़ा प्राइस सब कुछ दिखा दिया। आप कार को कैंसिल भी कर सकते हो, आप उस ड्राइवर को कॉल भी कर सकते हो, यहां तक कि आपको रूट मैप पता है गूगल मैप के थ्रू कि आपको कौन से रूट से लेके जाएगा, कितना किलोमीटर पड़ेगा, और एक एक्सपेक्टेड टाइम दैट यू विल रीच टू योर डेस्टिनेशन विद इन 30 मिनट, 40 मिनट्स, 2 आवर्स, ऐसा पहले से रहेगा वहां पे। उसको पहले दिमाग में आया, फिर उसने क्या किया, चलो एक ऐसा एप्लीकेशन बनाते हैं। तो अब पहले उसके दिमाग में आया कि इस तरह का प्रॉब्लम है मार्केट में, उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए उसने क्या किया, एक सॉफ्टवेयर बनाया। तो अब सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आपको कोडिंग चाहिए, क्योंकि व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम। यू हैव टू नो द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड कंप्यूटर एट फर्स्ट, देन कंटिन्यू विद कोडिंग और प्रोग्रामिंग और एनीथिंग। मैक्सिमम टाइम में लोगों को यह भी नहीं पता हो कि कंप्यूटर का पार्ट्स कितना होता है। बहुत सारे लोगों से हम लोगों ने भी बात किया हुआ पहले, कुछ कुछ लोगों से पूछने से बोलते हैं कि सर कंप्यूटर, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, ये सब पार्ट्स है। ऐसा नहीं है, दो पार्ट्स होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। व्हाट इज अ हार्डवेयर? तो हार्डवेयर इज अ फिजिकल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर विच एक्चुअली वर्क्स according to the instruction. And who gives the instruction? तो instruction is given by the software. आपके पास एक प्रिंटर हार्डवेयर है, प्रिंटर प्रिंट करता है, आपका सॉफ्टवेयर प्रिंट नहीं करता है। प्रिंटर प्रिंट करता है, बट सॉफ्टवेयर क्या करता है? प्रिंटर से प्रिंट करवाता है। जैसे मैं बोल रहा हूं, मेरा मुंह नहीं बोल रहा है, मेरा दिमाग बोल रहा है, मुंह के माध्यम से। मैं अगर कुछ लिखूंगा क्या, तो मेरा हाथ नहीं लिखता है, दिमाग लिखवाता है हाथ से। हार्डवेयर का काम होता है करना, सॉफ्टवेयर का काम होता है करवाना हार्डवेयर से काम। अगर आपके हाथ को काट के रख दिया जाए कहीं पे और उसमें पेन दे दो, तो क्या वो हाथ लिख देगा? नहीं लिख पाएगा। जब तक वो ब्रेन से नहीं कनेक्टेड है, तब तक वो कुछ नहीं कर पाएगा। दिमाग, उसके अंदर एक जान होना चाहिए, सेंस। ये जितने सारे हमारे सेंस ऑर्गन है ना, जो हम लोग कैसे बोलते हैं कि सिक्स्थ सेंस, ऐसे तो लाइफ साइंस में पढ़े होंगे कि 5 सेंस होता है, सेंस ऑर्गन। लेकिन यहाँ पे सिक्स्थ सेंस भी होता है, जबकि वो सिक्स्थ नहीं है, उसको पहला सेंस बोलना चाहिए, जो हमारा दिमाग होता है। सब कुछ, सारे सेंस ऑर्गन तो उसी से कनेक्टेड है। अगर दिमाग ही नहीं रहेगा, तो आपको कौन टच कर रहा है, आप क्या खा रहे हो, उसका टेस्ट वगैरह कुछ आपको समझ में नहीं आएगा, सारा दिमाग है। तो हार्डवेयर इज अ फिजिकल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर विच एक्चुअली वर्क्स अकॉर्डिंग टू द सॉफ्टवेयर। एंड हु गिव्स द इंस्ट्रक्शन? तो कंप्यूटर, सॉरी, कंप्यूटर हार्डवेयर गेट्स द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। एंड व्हाट इज सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम। आप जो प्रोग्राम बनाते हो ना, वही उसी से सॉफ्टवेयर बनता है। हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों सीखते हैं? प्रोग्राम लिखने के लिए। व्हाट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ काइंड ऑफ लैंग्वेज which is used to write computer programs, and the program you have written in a specific computer programming language can only be executed inside a computer, because inside the computer you have to have that particular environment so that the program could be executed, because for everything we need some environment. आपको जिंदा रहने के लिए एक एनवायरमेंट चाहिए, आपको काम करने के लिए एक एनवायरमेंट चाहिए, आपको खेलने के लिए एक एनवायरमेंट चाहिए, आपको सोने के लिए एक एनवायरमेंट चाहिए। आपको एक सबसे, दुनिया का सबसे बिजी रेलवे स्टेशन पे आपको रख दिया गया सोने के लिए। अब जब आप आंख बंद कर रहे हो, तब पे पा करके ट्रेन का आवाज सुनाई दे रहा है आपको।
सो पाओगे? नहीं सो पाओगे। सोने के लिए भी एनवायरनमेंट चाहिए, पढ़ने के लिए भी एक एनवायरनमेंट चाहिए। आप पढ़ने बैठे, ऊपर से बारिश होने लगा, आपका छत नहीं है। आप पढ़ने बैठे, तब तक सुनामी आ गया है, बह गए। अरे कुछ तो चीज चाहिए, हर एक चीज के लिए कुछ ना कुछ एक बेसिक रिक्वायरमेंट होता है। तो अगर आप चाहते हो, हम लोग यहाँ पे एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। मैं अपना बेस्ट दूंगा आपको 4 घंटे में। मैं कोशिश करूंगा कि 4 घंटे में आपको कोडिंग का लगभग जितना पॉसिबल हो सके मैं आपको समझा दूं, छोटा से लेके बड़ा तक, एकदम सी से लेके जावा से लेके, मतलब बेसिक प्रोग्रामिंग से लेके एडवांस तक, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, मार्केट में सॉफ्टवेयर को लॉन्च कैसे करते हैं, सब कुछ ये 4 घंटे में मैं अपना बेस्ट देने का कोशिश करूंगा। ठीक है? तो अगर हम डेवलपर बनना चाहते हैं, हमें कोडिंग सीखना है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि इंजीनियरिंग में बीटेक कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, डे वन से वो लोग क्या करते हैं, हेलो वर्ल्ड में घुस जाते हैं। पहला दिन एकदम कॉलेज में हमें हेलो वर्ल्ड बता दिया जाता है। बट प्रॉब्लम वहां पे क्या होता है कि मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट्स का ऐसा भी तो प्रॉब्लम होता है कि उन्हें यह भी नहीं पता कि कंप्यूटर क्या होता है, क्योंकि हर किसी के 11 12 में कंप्यूटर नहीं था सब्जेक्ट। बहुत सारे लोग लाइफ में ऐसे भी होते हैं जो फर्स्ट टाइम, अलग बात है कि उनका 11 12 में साइंस था, साइंस में अच्छा खासा मार्क्स आ गया, 11 मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में उनका एंट्रेंस एग्जाम भी अच्छा खासा मार्क्स आ गया, क्लियर हो गया, उनको रैंक मिला, चांस मिल गया, कहीं पे एडमिशन हो गया। लेकिन इट इज नॉट गारंटीड दैट कि वो, या फिर उसको कंप्यूटर का नॉलेज है। बहुत सारे लोग फर्स्ट टाइम कंप्यूटर में घुसते हैं बीटेक में एडमिशन लेके, इंजीनियरिंग में एडमिशन लेके। हम लोग सोचते हैं कि कंप्यूटर पढ़ के क्या करेंगे। तो एक इसका सिंपल सा एग्जांपल है, आप अगर बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाना चाहते हो, उसका नींव नहीं रहेगा नीचे में, वो बिल्डिंग चलेगा नहीं, आंधी तूफान आएगा बिल्डिंग गिर जाएगा। यही हमारा नींव है, कंप्यूटर का बेसिक फंडामेंटल्स। कंप्यूटर सिस्टम, मेमोरी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर का कितना पार्ट्स होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, आपको ये सब सारा नंबर सिस्टम, लॉजिक गेट्स, आपको ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा पहले। आप अगर सोचोगे कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स के कॉन्सेप्ट लेकर हम क्या कर लेंगे, हम तो सिर्फ सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हैं, वो उससे हमके क्या मतलब है हमें। तो आपको पता है कि लॉजिक गेट्स भी जो एंड गेट, और गेट, नॉट गेट होते हैं, वही हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ऑपरेटर्स का भी काम करते हैं। जैसे होता है ना कि एंड लॉजिकल ऑपरेटर, एंड होता है, और होता है, नॉट होता है। उसी तरह बिटवाइज लॉजिकल एंड, बिटवाइज लॉजिकल और, एक्स और, हमारे यहाँ ऑपरेटर्स भी तो हैं। अगर आपको बोला जाए कि ये नंबर सिस्टम पढ़ के क्या फायदा है, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, क्यों नहीं फायदा है, उसके बिना कैसे करोगे आप। आपको एक प्रोग्राम ही दे दिया गया है, हमें इस प्रोग्राम में चेक करना है कि वो नंबर इवन है कि ऑड है, बट मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज नहीं करना है, इनटू डिवाइड यूज नहीं करना है, बिट्स के ऊपर में आपको काम करना है, बाइनरी डिजिट्स के ऊपर में। जब भी आपको बाइनरी डिजिट्स के ऊपर में काम करना होगा, बिट्स के ऊपर में काम करना होगा, तब आपको बिटवाइज लॉजिकल ऑपरेटर का जरूरत पड़ेगा, जो शायद बहुत जगह सिलेबस हमें पढ़ाया भी नहीं जाता है। सिर्फ लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ा देते हैं, एंड और नॉट, बट बिटवाइज लॉजिकल नहीं पढ़ाते हैं कि लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट। बहुत सारे लोगों को वंस कॉम्प्लीमेंट तो पता होता है, टूस कॉम्प्लीमेंट ये काम क्या है, इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है। आप अगर सोचते हो कि प्रोग्रामिंग सीखने के लिए हम डायरेक्ट प्रोग्रामिंग में चले जाएं, तो ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू नो द कंप्यूटर फंडामेंटल्स बिफोर एंटरिंग इनटू कोडिंग। यही सब होते हैं हमारे, एक होता है ना एलिजिबिलिटी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर इस चीज के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, तो उस चीज के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। तो इसके लिए एलिजिबल वही है जो सबसे पहले कंप्यूटर का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझता है कि व्हाट इज अ कंप्यूटर, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। So there are two parts of a computer, computer hardware and computer software. What are the categories of a computer hardware? Because we have so many types of hardware. Mouse is a hardware, keyboard is a hardware, monitor is a hardware, printer is a hardware, CPU is a hardware, memory is a hardware, pen drive is a hardware. इतने सारे जो हार्डवेयर है, तो इनका कैटेगरीज है कि ऐसा कोई हार्डवेयर विच वी यूज टू टेक इनपुट, इनपुट डिवाइस, द हार्डवेयर विच प्रोसेसेस अकॉर्डिंग टू द इनपुट इज कॉल्ड सीपीयू। द हार्डवेयर जहां पे हम लोग, जैसे मॉनिटर होता है ना, मॉनिटर में क्या करते हैं हम लोग, मॉनिटर में हम लोग देखते हैं आपके सीपीयू में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, मॉनिटर में हम लोग देखते हैं। ठीक है? तो ये क्या होता है, ये भी एक हार्डवेयर होता है, बट आउटपुट डिवाइस।
ये एक हार्डवेयर होता है, बट ये क्या होता है? आउटपुट डिवाइस। एक स्टोरेज डिवाइस भी होता है, रैम, हार्ड डिस्क, एसएसडी, सीडी डीवीडी, पेन ड्राइव। तो you have to know the computer fundamental things. What is a computer? What is the hardware? What is the software? Categories of hardware, parts of a software, types of software, not parts, types of software. तो according to use, दो टाइप के, according to availability, open source, closed source, according to use, system software, application software. अब उसमें भी स्टैंड अलोन वेब बेस्ड। मेमोरी पढ़ना होगा, मेमोरी मेजरमेंट यूनिट। सबसे छोटा स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है मेमोरी मेजरमेंट का? बिट। बहुत सारे लोगों को तो बिट का फुल फॉर्म भी नहीं पता होता है, पता होता है बट नहीं पता है, बोलने के बाद लगता है कि अच्छा हाँ यही होगा। बाइनरी डिजिट, BI से बाइनरी और डिजिट का लास्ट वाला T, ये मेमोरी मेजरमेंट यूनिट्स होते हैं। मेमोरी कितना टाइप का होता है? प्राइमरी सेकेंडरी। बहुत सारे लोगों को तो प्राइमरी सेकेंडरी में भी मतलब कि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। हम जो डेटा टाइप यूज करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, इंट, फ्लोट, कैर, डबल, वो कौन सा मेमोरी लेता है? लोगों को इसमें भी डाउट होता है, वो प्राइमरी मेमोरी ले रहा है कि सेकेंडरी मेमोरी ले रहा है, कैसे स्पेस ले रहा है। और प्राइमरी मेमोरी तो वोलाटाइल होता है, उसमें तो डेटा परमानेंट स्टोर नहीं होता है, कंप्यूटर बंद होगा खत्म। लेकिन हमें ऐसा डेटा स्टोर करना है जो कंप्यूटर बंद होने के बाद भी एक फाइल बनकर रह जाए, तो सेकेंडरी मेमोरी। तब हम लोग फाइल का प्रोग्राम करते हैं। डेटा टाइप, ये सब सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोग को पहले समझने पड़ेंगे। बहुत सारे लोगों को, वो लोग बोलते हैं कि हमें कोडिंग आता है, प्रोग्राम कर सकते हैं, कुछ भी तो हम प्रोग्राम कर देंगे, बट उन्हें ये नहीं पता होता ना कि कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, कैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, एक वर्किंग एनवायरनमेंट, एक प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन का एनवायरनमेंट क्या चाहिए, एग्जीक्यूट करने के लिए उसको कैसा एनवायरनमेंट चाहिए। एक जावा के प्रोग्राम को अगर आप एग्जीक्यूट करते हो तो उसको क्या एनवायरनमेंट चाहिए? तो लोग बोलते हैं जेडीके इंस्टॉल होना चाहिए। तो जेडीके इंस्टॉल होने से क्या हो जाता है? उसके अंदर क्या होता है? तो जेवीएम होता है, जेआरई होता है। जेवीएम क्या होता है? जावा वर्चुअल मशीन। जेआरई क्या होता है? जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। क्या प्रोवाइड करता है जेआरई? जावा वर्चुअल मशीन क्या प्रोवाइड करता है? ये कंपाइलर इंटरप्रेटर क्या होता है? मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है? लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का प्रिंसिपल्स को पढ़ते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस। अब उनको बोलो कि एनकैप्सुलेशन को प्रैक्टिकल दिखाओ तो करके, कंफ्यूज है लोग। एब्स्ट्रैक्शन प्रैक्टिकल करके दिखाओ, कंफ्यूज है लोग। अब पॉलीमॉर्फिज्म में बोल देंगे कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में बताओ, कंफ्यूज है लोग। होगा ही कंफ्यूजन। लोगों को लगता है कि बेसिक सीख के क्या होगा, अगर मैं इंग्लिश बोल पाऊंगा इसका मतलब कि मैंने एबीसीडी जरूर सीखा है। ग्रामर थोड़ा सा मैंने पढ़ा है, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, वर्ड्स, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, कुछ तो मैंने पढ़ा है। अब बोलोगे नहीं मुझे डायरेक्ट स्पीकिंग करना है, ऐसा नहीं होता है। आपको डायरेक्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, डायरेक्ट तो कुछ नहीं होता है। सब कुछ का एक सिस्टम बना हुआ है कि पहले आपको बेसिक से स्टार्ट करना होगा। अगर नहीं करोगे बेसिक से स्टार्ट, आप जावा पढ़ रहे हो, पाइथन पढ़ रहे हो, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ में भी आ रहे हैं, आपको टीचर्स या कहीं पे भी इंटरनेट पे कोई क्वेश्चन मिलता है आप सॉल्व भी कर लेते हो, इसका मतलब आप ये मत समझना कि आप बहुत एक्सपर्ट हो प्रोग्रामिंग में, कोडिंग में आप कुछ भी कर लोगे। आप उतना ही कर पा रहे हो जितना आप देखे हो। आप एक स्पेसिफिक वैरायटी का बन चुके हो। हम इस तरह का प्रोग्राम कर लेते हैं, हम उस तरह का प्रोग्राम कर लेते हैं, लेकिन आप सब कुछ प्रोग्राम नहीं कर पाओगे। बेस आपको मजबूत चाहिए। जैसे बिल्डिंग बोला ना मैंने कि नीचे नींव ही नहीं है, जमीन के नीचे, मिट्टी के नीचे, सीधा जमीन के ऊपर, मिट्टी के ऊपर ही बिल्डिंग को खड़ा कर दिया हो, वो तो गिरेगा ही। कभी भूकंप आ जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, बिल्डिंग तो गिर जाएगा। नीचे तो उसको कुछ संभालने के लिए है ही नहीं। पेड़ पौधा देखते हो, जिस पेड़ पौधा का जड़ मजबूत होता है, मतलब जमीन के ऊपर छोड़ दो, जमीन के नीचे जितना अंदर तक घुसा रहेगा, आंधी तूफान में उसको कोई हिला नहीं सकता, पेड़ को हिलेगा भी ना तो उखड़ेगा नहीं। लेकिन जिसका जड़ मजबूत नहीं होता है ना, उखड़ के फेंका जाता है कहीं ना कहीं पे। उखड़ के वो कहां जाएगा पता भी नहीं चलेगा। जड़ मजबूत करना है हमें, और जड़ मजबूत करने के लिए आपको कंप्यूटर का एटलीस्ट बेसिक पता होना चाहिए। आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने जा रहे हो, आपको यही नहीं पता कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, सॉफ्टवेयर कितना टाइप्स का होता है, तो कैसे हम मान ले कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो? अगर किसी को हम लोग बोलेंगे कि एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा हुआ है, बोले ये सॉफ्टवेयर है कि नहीं, एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखा हुआ है, तो बोलेगा नहीं ये कैसे सॉफ्टवेयर हो जाएगा।
तो सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन क्या बोलता है कि सॉफ्टवेयर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम। आप जो कंप्यूटर प्रोग्राम लिख रहे हो वही सॉफ्टवेयर है। जब आप उसको एग्जीक्यूट करते हो तो अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। तो मैंने जब अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया। मेरा छोटा सॉफ्टवेयर है, आपका बड़ा सॉफ्टवेयर है, व्हाट्सएप बड़ा सॉफ्टवेयर है, फेसबुक बड़ा सॉफ्टवेयर है, जीमेल बड़ा सॉफ्टवेयर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड पावरपॉइंट एक्सेल ऑपरेटिंग सिस्टम ये बड़ा बड़ा सॉफ्टवेयर हो गया। मेरा छोटा सा सॉफ्टवेयर है जिसको एग्जीक्यूट करने से सिर्फ हेलो वर्ल्ड प्रिंट करता है। आपका सॉफ्टवेयर ऐसा है कि एग्जीक्यूट करने से कोई वेबसाइट खोल देता है, वेब ब्राउजर। किसी का ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको ओपन करने से गाना प्ले होने लगता है। लेकिन मेरा सॉफ्टवेयर है जो 4 नंबर को जोड़ रहा है। मेरा एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो एक नंबर दोगे तो बताएगा इवन है कि ऑड है। तो क्या छोटा सॉफ्टवेयर नहीं होता है? वो भी तो सॉफ्टवेयर है। इंसान का जो हाइट होता है, कोई 2 फीट का इंसान पैदा हो गया, वो 2 ही फीट हाइट है उसका, क्या वो इंसान नहीं है? जो 6 फीट वाला होगा वही इंसान है? ऐसा नहीं है। हमें सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन पहले समझना पड़ेगा कि व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम। You can also say software is a lines of code, a set of instructions which instructs the computer hardware that what to perform, when to perform, how to perform, with whom to perform, why to perform, कब करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, ये सब सारा इंस्ट्रक्शन हार्डवेयर को कौन देता है? सॉफ्टवेयर। बेसिक के पीछे हमेशा ध्यान दो। लोग बोलते हैं कि बेसिक सीख के क्या होगा। हम लोगों ने किसी के मुंह से भी अगर कुछ भी सुना है तो हमेशा उसके मुंह से हम लोग एडवांस वर्ड ही सुनते हैं। हमें एडवांस जावा पढ़ना है, कोर जावा पढ़ के क्या करेंगे? हमें एडवांस सी पढ़ना है, एडवांस पाइथन पढ़ना है, एडवांस प्रोग्रामिंग करना है। अरे भाई एडवांस ही कर लोगे। 5 फीट का पैदा हुए थे क्या? छोटा से ना बड़ा हुए हो। लेकिन नहीं, हमें 6 फीट का पैदा होना है, पॉसिबल ही नहीं है। हर चीज का ना एक सिस्टम होता है। बिना सिस्टम के अगर हम लोग चलते हैं तो फंसते हैं। हम लोग बिना सिस्टम के चलते हैं मैक्सिमम टाइम में, लोगों को पता ही नहीं होता है। फ्रेंड्स एडमिशन ले रहे हैं बीटेक में, हम भी ले लेंगे। सब दोस्त जा रहे तो हम अकेले क्या करेंगे? हम भी ले लो बीटेक में एडमिशन। कोई नहीं पढ़ रहा तो हम क्यों पढ़ेंगे? सब घूम रहा तो हम भी घूमेंगे। सोच समझ के लिए एडमिशन, ये भी मैटर करता है। बिना सिस्टम का कोई भी चीज करोगे सक्सेस नहीं होगे। सिस्टम से अगर कुछ करोगे तो सब कुछ पॉसिबल है। विदाउट सिस्टम जैसे तैसे कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप चावल भी बना रहे हो ना घर में, तो उसका भी एक सिस्टम है। आप क्या कर दिए? पहले चावल डाल दिए, आधा घंटा तक वेट किए, फिर पानी डाल दिए, फिर आधा घंटा वेट किए, फिर चूल्हा जलाए, उसमें आग लगाए और 5 मिनट बाद उसको उतार दिए। अब आप बोले चावल बना नहीं। अरे भाई चावल भी बनाने का एक प्रोसेस है कि पहले आग लगाओ, पानी गर्म करो, चावल डालो, वेट करो। आप जैसे तैसे मतलब कुछ भी, कोई भी चीज को पहले कभी भी एग्जीक्यूट कर दो। एल्गोरिदम क्यों पढ़ते हैं हम लोग? प्रोग्रामिंग से पहले आपको एल्गोरिदम पढ़ना पड़ता है। बट हमें तो प्रोग्रामिंग के बाद एल्गोरिदम पढ़ाया जाता है। सी पढ़ने के बाद डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, प्रोग्रामिंग एल्गोरिदम हम लोग क्यों पढ़ते हैं? एल्गोरिदम, एल्गोरिदम हमें क्या बताता है? व्हाट इज एन एल्गोरिदम? एल्गोरिदम होता क्या है? तो एल्गोरिदम इज अ स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन प्रॉब्लम। स्टेप बाय स्टेप इन अ पर्टिकुलर सिस्टम। स्टेप बाय स्टेप। कैसे हम लोग 10th क्लास में कभी बचपन में हम लोग पढ़ते थे पहले कि चाय बनाने का प्रोसेस बोलो तो पहले चूल्हा जलाओ, ये करो वो करो वो करो, स्टेप बाय स्टेप। लेकिन पहले हम क्या कर दिए? पहले चाय पत्ती डाल दिए, फिर दूध डाल के 15 मिनट वेट किए, फिर चीनी डाले, 15 मिनट वेट किए, फिर आग लगाए चूल्हा में और तुरंत 2 मिनट में उतार दिए। चाय बना? नहीं बना। आपने जो जो किया सब कुछ करना है ये चीज, लेकिन इसका स्टेप मैच नहीं कर रहा। पहले आपको कुछ करना चाहिए था, आपने कुछ कर दिया। प्रोग्राम में बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं कैंडिडेट जिनको समझ में नहीं आता है कि सर कोडिंग तो हमको मतलब समझ में तो आ गया है कि लूप कैसे होता है, स्विच केस कैसे होता है, एरे कैसे होता है, डेटा टाइप कैसे होता है, फंक्शन कैसे होता है, बट ये समझ में नहीं आ रहा कि पहले क्या करें, कब कैसे क्या लिखे, ये समझ में नहीं आ रहा। अब बोलो इसका आंसर कैसे मिलेगा? एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या बोलता है? स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको कोई नंबर इवन और चेक करना है तो यू हैव टू टेक द नंबर एट फर्स्ट, you have to input a number at first, then you have to check whether it is divisible by 2 or not, then you can print that it is even or odd। आपने पहले इवन और प्रिंट कर दिया, फिर चेक कर रहे हो इवन और है कि नहीं, और फिर नंबर इनपुट ले रहे हो। ऐसे पॉसिबल है? नहीं है। इसका मतलब हम बस ये बताना चाहते हैं आप लोगों को, सिस्टम। सिस्टम को फॉलो करो। एक कंपनी चलाना मतलब सिस्टम। एक कंपनी भी सिस्टम से चलता है, एक इंसान भी सिस्टम से चलता है। आप पहले ब्रश करते हो सुबह में, तब जाके कुछ खाना खाते हो। खाना खाने के बाद ब्रश नहीं कि पहले हम खाना खा लेंगे तब जाके ब्रश करेंगे।
आप जब बस में कहीं पे चढ़ते हो तो पहले डेस्टिनेशन में नहीं पहुंच जाते हो, पहले सोर्स में बस में उठते हो, तब वो बस धीरे धीरे ले जाकर आपको डेस्टिनेशन पे पहुंचाता है। हर चीज का एक सिस्टम होता है। तो हमें सिस्टम समझना है। तो अब हमें स्टार्ट करना है यहां से। हम कुछ कुछ बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को टॉपिक बताते हैं। देखो 4 घंटे में तो सब कुछ पॉसिबल नहीं है, ठीक है, लेकिन अपने हिसाब से हम ऐसा कर देंगे, आप लोगों को गाइड कर देंगे कि आप चाहो तो खुद से भी सीख सकते हो, आगे आपका मन, हमारे पास भी सीख सकते हो। हम लोग भी 250 रुपए में सिखाते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मंडे से भी क्लास स्टार्ट हो रहा है, परसों से। 250 रुपए में सी, 250 रुपए में जावा, 250 रुपए में पाइथन, सर्टिफिकेट वगैरह सब मिलता है। 20 घंटे का कोर्स होता है, वहां भी सीख सकते हो, अपने से भी सीख सकते हो। अपने से सीखोगे ना तो और ज्यादा सीखोगे, लेकिन टाइम लगेगा। अपने से सीखना बहुत अच्छा होता है, चीजों को पढ़ो, स्टडी करो, लेकिन हमारा तो एक टाइम का भी लिमिट होता है ना, कब अपने से सीखने जाएंगे तो 1 साल लग जाएगा, कहाँ 20 घंटे में सारा काम खत्म, झमेला खत्म। तो कुछ हम चीज बता रहे हैं ना, पहले आप लोग इसको देख लेना। यही है हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये चीज आपको पहले पता होना चाहिए। आपको लगेगा बहुत और टाइप का कि ये आईटी के बारे में जानकर हम क्या करेंगे। आईटी क्या होता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन मतलब जानकारी, टेक्नोलॉजी का मतलब मशीन, सिंपल सा भाषा भाषा में। व्हाट इज एन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज अ काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी विच वी यूज टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। जैसे पंखा क्या है? टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं है। लाइट टेक्नोलॉजी है। साइकिल, मोटरसाइकिल आप टेक्नोलॉजी बोल सकते हो। ट्रेन, प्लेन टेक्नोलॉजी बोल सकते हो, लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उसको नहीं बोल सकते हो। और कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। मोबाइल फोन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। ऐसा कोई टेक्नोलॉजी, ऐसा कोई मशीन जिसका यूज हम लोग इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए करते हैं, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है। इसका पार्ट्स का क्या होता है? तो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क। आपको हार्डवेयर भी चाहिए, सॉफ्टवेयर भी चाहिए, नेटवर्क। नेटवर्क मतलब कि एक टेक्नोलॉजी दिल्ली में है कोई डिवाइस, एक कोलकाता में है, दोनों आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होना चाहते हैं, तो नेटवर्क चाहिए आपको वहां पे। बहुत सारे लोग तो आईटी में बीटेक करते हैं, उनसे पूछोगे ना व्हाट इज एन आईटी, बस फुल फॉर्म पता है उनको। समझना पड़ेगा। एडवांस के पीछे मत भागो, पहले बेसिक के पीछे भागो। कुछ भी सीखना है, हिंदी सीखना है, क ख ग घ से स्टार्ट करो। इंग्लिश सीखना है तो एबीसीडी से स्टार्ट करो। हड़बड़ी नहीं। यहाँ पे लोगों को ना पेशेंस नाम का चीज नहीं होता अंदर में। हमको आज ही सब कुछ चाहिए। अरे भाई कैसे चाहिए आज? आपको क्या लगता है? मैं चैलेंज करता हूँ कि आप 4 साल का बीटेक बढ़िया से कर लोगे तो भी नहीं सीख पाओगे। जब 10 साल इंडस्ट्री में काम करोगे उसके बाद जो आपको नॉलेज होगा, तब आपको समझ में आएगा कि 4 साल के बीटेक में मैंने कुछ नहीं सीखा। 4 साल में भी कुछ नहीं पॉसिबल है सीखना। अगर उसमें आप केयरलेस रहोगे तो खैर कुछ बोलना ही नहीं है उसमें। तो थोड़ा सा टाइम दो। आजकल इंफॉर्मेशन के लिए ना सोर्सेज बहुत ज्यादा है, और सबसे बड़ा सोर्स है आपका यूट्यूब। सब कुछ आपको मिल जाएगा वहां पे, एक से एक लेक्चर्स मिलेंगे, वीडियोस मिलेंगे। आप देख सकते हो, नॉलेज को एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो वहां पे कि हम जो सीख रहे हैं वो सही है कि नहीं है, ये भी जान सकते हो वहां पे, टेस्ट वगैरह करना। तो आईटी के बारे में थोड़ा सा पढ़ना, कंप्यूटर एंड इट्स पार्ट्स। कंप्यूटर और उसका पार्ट्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, ठीक है। और ये 4 घंटे में ना, आज 2 घंटे का है, कल 2 घंटे का, 4 घंटे में आप लोगों को इंटरव्यू से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज बता दिया जाएगा कोडिंग में, कि किस तरह का चीजें करने के बाद हमें इंटरव्यू क्रैक करने में आसानी हो जाएगा, या आजकल इंटरव्यू में किस तरह के कोडिंग राउंड में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये सब कुछ आपको इसमें समझा दिया जाएगा आज और कल 2 दिन के अंदर में, ठीक है। कंप्यूटर एंड इट्स पार्ट्स। कंप्यूटर और उसका पार्ट्स। पार्ट्स भी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर के 4 कैटेगरीज: इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज। सॉफ्टवेयर का 2, अकॉर्डिंग टू यूज, अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी। तो अकॉर्डिंग टू यूज 2 टाइप का, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी 2 टाइप का, स्टैंडअलोन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वेब बेस्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी, ओपन सोर्स और क्लोज्ड सोर्स। आपको ये भी पता होना चाहिए कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है, क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है, सोर्स कोड क्या होता है। अरे तो कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो कोड लिखा गया उसी को हम लोग बोलते हैं सोर्स कोड। सिंपल सा इसमें। व्हाट्सएप बनाने के लिए कुछ ना कुछ कोड लिखा गया होगा, वो टोटल जो कोड लिखा गया है, टोटल कोड को हम लोग बोलते हैं सोर्स कोड ऑफ व्हाट्सएप। फेसबुक बनाने के लिए कुछ ना कुछ कोड लिखा गया होगा, वो टोटल कोड को हम लोग बोलते हैं सोर्स कोड ऑफ फेसबुक। ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट बनाने के लिए कुछ ना कुछ कोड लिखा गया होगा, टोटल कोड को बोलते हैं सोर्स कोड ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। तो एवरी सॉफ्टवेयर हैज अ सोर्स कोड, बिकॉज विदाउट कोड how you can develop a software? For any small software, smallest software, you need to have some code.
और यू नीड टू राइट सम कोड। बिना कोड का सॉफ्टवेयर कैसे बन जाएगा? ये नोटपैड है, नोटपैड के लिए भी तो सॉफ्टवेयर बनाया गया है ना, मतलब कोड कोड किया तो एक सॉफ्टवेयर है, बट ये नोटपैड बनाया कैसे गया है? कोड लिख के, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू, या तो सी से, या तो सी प्लस प्लस से, जावा से, पाइथन से, जो भी चीज से। कोई तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आना चाहिए। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग क्यों सीखते हैं? कोड करने के लिए। सबका सिंटैक्स अलग है। तो कंप्यूटर, उसका पार्ट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको मेमोरी बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। डेटा रिप्रेजेंटेशन आपको पता होना चाहिए। डेटा रिप्रेजेंटेशन में नंबर सिस्टम, कोडिंग सिस्टम। चलो इसमें भी नाम लिख देते हैं। कोडिंग सिस्टम में आप क्या पढ़ लेना? एस्की और यूनिकोड। नंबर सिस्टम में आप क्या पढ़ोगे? बाइनरी पढ़ लेना, डेसिमल पढ़ना, ऑक्टल पढ़ना, हेक्साडेसिमल पढ़ना। और डेटा रिप्रेजेंटेशन के अंदर में ही ये नंबर सिस्टम, कोडिंग सिस्टम हो गया, वंस एंड टूस कॉम्प्लीमेंट नोटेशन, ये पढ़ना आप लोग। लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ लेना। एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, ये सब सारा आपको पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है? तो एटलीस्ट इतना चीज तो आपको आना चाहिए, और बहुत अच्छे से आना चाहिए। आपका अच्छा कमांड होना चाहिए इसके ऊपर में। अभी भी बहुत सारे लोगों को कुछ हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने दे दोगे, और पॉइंट में, फ्रैक्शन में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको डिवीजन नहीं आता है। इसके बाद बाइनरी अरिथमेटिक, मतलब बाइनरी नंबर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जो भी है, वंस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट भी, ये सब सारा आपको पता होना चाहिए। और लॉजिक गेट। बस ये हो गया कंप्यूटर का, कंप्यूटर फंडामेंटल के अंदर में। कंप्यूटर फंडामेंटल्स के अंदर में आपको ये सब सारा टॉपिक्स पता होना चाहिए। आपको हम जो गाइड कर रहे हैं, आप इसको देखना एक बार। आता है, अच्छा बात है। नहीं आता है, सीख लो। बहुत सारे रिसोर्सेज मिलेंगे आपको इंटरनेट पे। बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो आपको ये चीज पता चल जाएगा वहां से। नहीं तो कभी आप लोग, हमारा ही जो सोशल मीडिया पे पेज है, वेबसाइट है, जो भी चीज है, आप वहीं पे जाके, अगर आपको लगता है तो कोई पोस्ट वगैरह अगर किया जाएगा, तो वहां पे कुछ कमेंट कर दो या कांटेक्ट कर लो कि सर हमारे पास भी 10-20 बच्चे हैं, तो आप अगर कभी 1 घंटा टाइम देके हमें बता देते हैं ये सब सारी चीजों के बारे में, तो कभी हो सकता है कि सिर्फ इसी का आप लोगों को ट्रेनिंग दे दिया जाए। मतलब आप लोगों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से भी हम लोग काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि हर चीज के लिए पैसा लगेगा। अगर हमें लगता है कि ये टोटल चीज बताने में मुझे 2 घंटा लगेगा, अभी पॉसिबल नहीं है आजकल में, क्योंकि ये वेबिनार का टॉपिक ही कुछ और है, बट आपको लगता है कि नहीं, मुझे ये बहुत अच्छे से जानना जरूरी है, और सही में आपको अच्छे से जानना जरूरी है अगर आप एक अच्छा डेवलपर बनना चाहते हो, तो आप किससे पूछना, बहुत सारे लोगों को यह पता भी नहीं है, और उनको लगता है कि हम डेवलपर बन जाएंगे। आपका वो गलत फहमी है, नहीं बन सकते हो। प्रोग्राम लिखने का मतलब कि डेवलपर बन जाओगे? स्कूल में, कॉलेज में एडमिशन करा लेने का मतलब आप स्टूडेंट हो गए हो? तब तो हर कोई स्टूडेंट है। अरे स्टूडेंट का अपना भी कुछ प्रॉपर्टी होता है, उसका भी अपना कुछ लक्षण होता है। सिर्फ एडमिशन कराने से लोग अगर स्टूडेंट बन जाते, तब तो हर कोई स्टूडेंट ही रहता, सब पढ़ के सक्सेस ही हो जाता है। यहाँ भी वैसे ही है। 2 4 5 प्रोग्राम कर लेने से आप डेवलपर नहीं बन गए हो, क्योंकि आप हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। एक्चुअल अगर आप सही में डेवलपर रहोगे ना, तो जो हम सोचेंगे आप मेरे सोच को प्रोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो। नहीं तो लोग क्या बोलते हैं, अरे ऐसा तो कभी हम प्रोग्राम देखे नहीं है। तो देखे नहीं है मतलब, फेसबुक बन चुका है, दोबारा फेसबुक नहीं बनाना है, उससे बेहतर कुछ बनाना है जो फेसबुक में नहीं है। तो बनाना तो आपको वही है जो आज तक कभी आप देखे भी नहीं हो। तो अगर आप लोग अपने से पहले पढ़ो, समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो हमें भी रिक्वेस्ट कर सकते हो आप लोग कि सर अगर आप, हमारे पास 2 4 5 10 बंदे हैं, हम लोग पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, अगर आप थोड़ा सा हेल्प कर देते तो अच्छा होता है। तो हम लोग एक अलग से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, एक अलग से वेबिनार, ऑनलाइन क्लासेस, 1 2 घंटे का, 3 घंटे का, पैसा नहीं लगेगा उसके लिए। अगर आप बोलोगे तो ये आपको बता दिया जाएगा, जबकि ये बहुत जरूरी है, इसके बिना कुछ नहीं हो पाएगा। तो ये रहा कंप्यूटर फंडामेंटल। अब आते हैं हम लोग क्या,
फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर घुसने से पहले यहां भी कुछ रिक्वायरमेंट है कि डायरेक्ट आप कोडिंग में मत घुसो। कोई भी लैंग्वेज, सी, सी प्लस प्लस, जावा, कुछ भी हो, पहले आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का भी फंडामेंटल आपको पता होना चाहिए। जैसे एक प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, ग्रामर क्या होता है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। सीपीएल का मतलब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो जनरेशन होता है, फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सेकंड जनरेशन। इसमें असेंबलर क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, डिबगर क्या होता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल क्या होता है, एडिटर क्या होता है, लिंकर क्या होता है, लोडर क्या होता है, बाइट कोड क्या होता है, एल्गोरिदम क्या होता है, फ्लो चार्ट क्या होता है, किसी भी चीज का आप एल्गोरिदम बना सको। अगर इतना क्षमता है आपके अंदर में, तब आप कोडिंग स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन हमारा कोडिंग कैसे स्टार्ट हुआ था? डायरेक्ट। सोचो, इतना सारा टॉपिक जब आपका कंप्लीट होगा, यही है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इफ यू वांट टू एंटर इनटू कोडिंग, you have to complete these topics at first, then you can start coding, start learning coding, not like doing coding. तो अगर आप उसके बाद स्टार्ट करते हो ना, तो आपको चीजें समझ में आएंगी। ये कम मत समझना कि इसकी यूनिकोड पढ़ के हम क्या करेंगे। अगर आपसे कोई पूछेगा कि इन अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक सी एंड सी प्लस प्लस, the size of char data type is 1 byte, and in Java the size of char data type is 2 bytes. So what is the रीजन क्या है? सब इसी के अंदर आपको आंसर मिलेगा। तो कैर नाम का जो डेटा टाइप होता है ना, उसका साइज डिपेंड करता है कैरेक्टर सेट पे। कैरेक्टर सेट द पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट्स। तो ये एसक्यू और यूनिकोड क्या होता है? कैरेक्टर सेट होता है। एसक्यू 1 बाइट का होता है, यूनिकोड 2 बाइट का होता है। तो ऐसा कोई लैंग्वेज जो यूनिकोड कैरेक्टर सेट सपोर्ट करता है, जिसका कैरेक्टर सेट यूनिकोड होता है, उसमें 2 बाइट का होगा कैर। और ऐसा कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसका कैरेक्टर सेट एस्की है, उसमें कैर डेटा टाइप 1 बाइट का होगा। यही रीजन है। तो एस्की और यूनिकोड आपको समझना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद इसमें रिप्रेजेंटिंग डेटा इनटू कंप्यूटर मेमोरी लाइक कैरेक्टर, इंटीजर एंड फ्लोट। अगर हमारे पास कोई कैरेक्टर है एबीसीडी, या फिर कोई साइन सिंबल, हैश, डॉलर, उसे हमें कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर करना है। तो जब कंप्यूटर मेमोरी में हम लोग हैश स्टोर करते हैं, तो मेमोरी में क्या स्टोर होता है? क्योंकि कंप्यूटर तो हैश, एबीसीडी ये सब नहीं पहचानता है, वो तो सिर्फ 0 1 पहचानता है। इंटीजर, कोई भी नंबर आपको 5 6 15 12 -5 स्टोर करना है कंप्यूटर मेमोरी में, कैसे स्टोर होता है? फ्लोट 5.3 2.6 अगर कुछ स्टोर करना हो तो कैसे स्टोर होता है? अब यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा टाइप्स एंड डेटा रिप्रेजेंटेशन इन मेमोरी, ये सब आपको समझना पड़ेगा, तब जाके कुछ होगा। तो इतना सारा जब चीज पढ़ोगे ना, और आप लोग हम लोग को भी बोल सकते हो, हम लोग फ्री में ही कभी कभी चाहे तो इसके लिए हम लोग क्लास मैनेज कर सकते हैं। जब हमारे पास टाइम होगा सैटरडे संडे में, हम लोग चाहे तो मैनेज कर सकते हैं कि ये टोटल चीज 2 घंटे में हो सकता है, 3 घंटे में, ये टोटल चीज 2 घंटे में हो सकता है।
रिक्वेस्ट करना आप लोग वहीं पे, ठीक है। तो ये हुआ। अब इसके बाद हमारा कोडिंग स्टार्ट होता है। तो कोडिंग आपको हम करके दिखाएंगे, बहुत सारी चीजें करके देखेंगे हम लोग कैसे क्या क्या होता है। हमारा एक लर्निंग पाथ कैसा होना चाहिए एक डेवलपर बनने का। आपका अगर डेवलपर बनने का सपना है, आप अपना डेवलपर बनने का सपना कैसे कैसे पूरा कर सकते हो, पूरा पाथ आपको हम समझा देते हैं कि पहले क्या करना होगा, फिर क्या करना होगा, फिर क्या करना होगा, फिर क्या करना होगा, ठीक है। तो पहले जैसे बताया गया कि यही है लर्निंग पाथ, कि पहले आपको कंप्यूटर फंडामेंटल वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, और वो भी पूरा डेप्थ में, ऊपर ऊपर से नहीं कि हाँ मैंने तो सुना है कंप्यूटर का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो पार्ट्स होता है। आपके सुनने से नहीं होता है ना, जानते हो कि नहीं जानते हो उसके बारे में। देखो इंफॉर्मेशन सुने हो कहीं से, वो इंफॉर्मेशन है, और मैं जानता हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं, ये आपका नॉलेज है। ये इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज जो दो वर्ड होता है ना, ये दोनों में डिफरेंस होता है। इंफॉर्मेशन नॉलेज, ये इंफॉर्मेशन नॉलेज में क्या डिफरेंस है। इंफॉर्मेशन क्या है, कोई भी जानकारी, कोई भी इंफॉर्मेशन, किसी के बारे में कुछ आप सुन लिए कहीं से। आप जब रास्ता में चलते हो तो बहुत कुछ देखते रहते हो, सारा इंफॉर्मेशन है। मैंने आपको कुछ बताया, वो भी एक इंफॉर्मेशन है, वो आपका नॉलेज नहीं है। नॉलेज आपका होता है, नॉलेज आपका होता है, बट इंफॉर्मेशन आपका अभी नहीं है, आपने कहीं से सुना है, आपने कहीं से सुना है। एक सेकेंड। तो इंफॉर्मेशन क्या होता है, आपने कुछ कहीं से सुना कि 2 + 3 = 5, 7 + 6 = 13, ये आपने कहीं से सुना। तब आप घर पे आए, वो इंफॉर्मेशन था जब आपने सुना, आप घर पे आए, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस किए। अच्छा वो एडिशन बता रहा था ना कोई, 2 + 3 = 5 किया था, तो अगर 2 + 4 करे तो, 2 + 1 करे तो, 3 + 7 कर दे तो, 9 + 11 कर दे तो, मतलब आपको किसी ने एडिशन समझाया, तो उस टाइम वो इंफॉर्मेशन था। बट व्हेन यू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन, इट बिकम्स योर नॉलेज। व्हेन यू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन, इट बिकम्स योर नॉलेज। नॉलेज क्या होता है, तो नॉलेज इज अ प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन। You have to process the information to make it your knowledge. नॉलेज है आपको किसी चीज का, इसका मतलब कि यू आर कॉन्फिडेंट, आप कॉन्फिडेंट हो कि 5 + 3 = 8 होता है। क्यों, ये आपने किसी से सुना नहीं है, सिर्फ आपने प्रैक्टिस किया है कि 2 + 3 = 5 होता है, 7 + 9 इतना होता है, 20 + 13 इतना होता है, इतना प्लस इतना होता है। आपने एडिशन सीखा है, आपने प्रैक्टिस किया है, आपने सिर्फ किसी से सुना नहीं है। तो जब आप इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हो तो इट बिकम्स योर नॉलेज, एंड नॉलेज इज योर्स। नॉलेज इज लाइक, आप बोल सकते हो ना कि इंफॉर्मेशन का जो लाइफ टाइम होता है वो बहुत छोटा होता है, नॉलेज का लाइफ बड़ा होता है। अगर आपने कहीं पे कुछ सुना था, सुन के छोड़ दिया वैसे ही, 2 साल बाद आपसे कुछ पूछा जाएगा तो आप बोलोगे अरे पता नहीं क्या उस टाइम में वो हुआ था, याद नहीं हमको एग्जैक्ट। लेकिन जब आपको नॉलेज रहेगा ना, वो बहुत ज्यादा दिन तक रहेगा। तो
इंफॉर्मेशन नॉलेज, आप कहीं से भी कुछ भी सीखो ना, उसको प्रैक्टिस करो, एक्सपेरिमेंट करो, टेस्ट करो उसको, इसी को बोलते हैं प्रोसेस करना। अगर कोई बोलेगा कि हाउ डू वी प्रोसेस द इंफॉर्मेशन, व्हाट डू यू मीन बाय द प्रोसेस, प्रोसेस का मतलब क्या है? तो प्रोसेस का मतलब क्या है कि आपने कहीं से कुछ सुना, अब घर पे जाकर आप थोड़ा सा उसके बारे में सोच रहे हो, इट मीन्स यू आर प्रोसेसिंग। सोच रहे हो आप, ये एक प्रोसेस है, मैंने इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे हो आप। सोचने से बहुत सारे थॉट्स आपके माइंड में आएंगे उससे रिलेटेड, मतलब आप उसके ऊपर में थोड़ा सा ध्यान दे रहे हो, अब आप उसका नॉलेज, उसको प्रोसेस कर रहे हो, कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो उससे रिलेटेड दूसरा एग्जांपल सोच रहे हो, एग्जांपल्स बना रहे हो, टेस्ट कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, किसी दूसरे से क्वेश्चन पूछ रहे हो उससे रिलेटेड, कोई दूसरा आपसे उसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका मतलब कि यू आर प्रोसेसिंग द इंफॉर्मेशन इन सो मेनी वेज। और जितना ज्यादा प्रोसेस करोगे आप उसको, उतना बेहतर आपका नॉलेज रहेगा। हीरा को कैसे बोलते हैं, जैसे सोना है, हीरा है, सोना जितना तपता है उतना ही, मतलब कि होता है ना, सोना या हीरा ऐसे ही बन जाता है, कि बहुत सारा प्रोसेसिंग किया जाता है उसके ऊपर में। यहां भी वही चीज है, एक हार्डवर्क कैसे होता है, बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत प्रैक्टिस कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, इट मींस यू आर प्रोसेसिंग। तो जितना ज्यादा प्रोसेस करोगे उतना बेहतर नॉलेज होगा, और जितना कम प्रोसेस करोगे उतना कम नॉलेज होगा। देखना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो हर कोई पढ़ते होंगे, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, कुछ भी, बट किसी ने जावा पढ़ा और दो चार 10 प्रोग्राम बनाया, डेली एक दो प्रोग्राम सोच लेता है थोड़ा सा, और कोई क्या करता है, जावा पर डेली बैठ के 10 20 50 100 दिन भर करते 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 एक महीने में उसने हजारों प्रोग्राम्स बना लिया, उसके पास जावा का ज्यादा कॉन्सेप्ट होगा। और किसी ने लूप पढ़ा, दो तीन प्रोग्राम कर लिया, एरे पढ़ा, दो तीन प्रोग्राम कर लिया, क्लास ऑब्जेक्ट पढ़ा, दो तीन प्रोग्राम कर लिया, कंस्ट्रक्टर एक दो प्रोग्राम कर लिया। और दूसरा कोई आदमी लूप पढ़ा, 50 100 प्रोग्राम इंटरनेट पे खोज रहा है, कोई ऐसा प्रोग्राम मिले जो हम करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, कहीं फंस रहा तो इंटरनेट पे पढ़ भी रहा है, 50 100 प्रोग्राम कर लिया लूप से, ई फेल्स का 50 100 प्रोग्राम, 200 प्रोग्राम कर लिया, एरे का सारा वैरायटी का नेट पे देख के कम से कम 2 4 500 प्रोग्राम बना लिया है, उसके पास ज्यादा नॉलेज होगा ना। इसी को बोलते हैं प्रोसेसिंग। कि हाउ डू यू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन टू मेक इट योर नॉलेज? So you have to observe the things, you have to test, you have to experiment, you have to like ask some questions to the others, you have to be asked from others, ऐसे करना होगा आपको। तो ये कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में आप पहले पढ़ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का फंडामेंटल्स पढ़ो, सारा टॉपिक्स आपको मिल जाएगा, नेट पे ही सब कुछ रहता है, ठीक है। इसके बाद अब आपका ग्रामर ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब आपको जो लैंग्वेज सीखना है उस लैंग्वेज का आप पहले ग्रामर पढ़ो, बिकॉज देयर इज अ नो लैंग्वेज विदाउट अ ग्रामर। लाइन याद रखना। एवरी लैंग्वेज हैज अ स्पेसिफिक ग्रामर। अगर आप हिंदी सीखना चाहते हो तो हिंदी का भी अपना एक व्याकरण है, जिसको ग्रामर बोलते हैं हम लोग। इंग्लिश अगर सीखना चाहते हो, उसका भी एक ग्रामर है, बिकॉज देयर इज नो लैंग्वेज विदाउट अ ग्रामर। बिना ग्रामर का कोई लैंग्वेज नहीं होता है। बिना इंग्लिश का, मतलब वो ग्रामर पढ़े आप इंग्लिश सीख जाओगे, आपको पता ही नहीं है नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, वर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, आर्टिकल क्या होता है, प्रीपोजिशन क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, एबीसीडी तक आपको नहीं पता है, कैसे आप सीखोगे इंग्लिश? हमारा सबसे बड़ा गलती क्या है कि हम लोग लैंग्वेज तो पढ़ लिए हैं, लेकिन बिना ग्रामर का। मैक्सिमम लोग यहाँ पे, आप लोग भी, बहुत सारे लोग इसमें लैंग्वेज पढ़ लिए होगे, मतलब सी पढ़ लिए हो, जावा पढ़ लिए हो, पाइथन पढ़ लिए हो, लेकिन आपको उसका ग्रामर नहीं पता, क्योंकि ग्रामर आपने सुना ही नहीं है कि इसमें ग्रामर भी होता है। लेकिन खुद से दिमाग लगाना थोड़ा सा, कि बिना ग्रामर का लैंग्वेज कैसे बन गया, हमें लैंग्वेज कैसे सिखा दिया गया बिना ग्रामर का। तो ग्रामर आपको सिखाया गया है, बट वहां बताया नहीं गया कि इसको ग्रामर बोलते हैं। थोड़ी सिस्टम के हिसाब से समझोगे अगर और सीखोगे, तो सारी चीजें आपकी क्लियर होते जाएंगी कि ये चीज क्यों हो रहा है, वो चीज क्यों हो रहा है। तो हम यहाँ पे एक सिस्टम लिखते हैं, प्रोग्रामिंग इन सी।
आपको अगर सी प्रोग्रामिंग सीखना है, देखो सारी चीजें आपको हर जगह पे अवेलेबल रहेंगी, ठीक है। सारी चीज हम जो जो लिखेंगे ना, आपको सब कुछ नेट पे मिल जाएगा, कहीं से भी पढ़ सकते हो आप, हमसे भी पढ़ सकते हो, लेकिन जो टॉपिक बता रहे यही सिस्टम है, ठीक है। जब सी स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले क्या स्टार्ट करोगे आप? अबाउट सी। बहुत सारे लोग देख रहे हैं कि डायरेक्ट प्रोग्रामिंग में घुस जाते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में भी पढ़ लो, ये सी क्या है, कौन बनाया, कब बनाया, कहां बना, क्यों बनाया गया, कैसे बनाया गया, सी को कौन से लैंग्वेज से बनाया गया है और क्यों बनाया गया है। देखो एवरीथिंग हैज अ रीजन बिहाइंड इट, बिकॉज देयर इज नथिंग विदाउट अ रीजन। आपने अगर 3 बजे ये कनेक्ट किया है वेबिनार पे, तो 3 बजे ही क्यों कनेक्ट किया, 12 बजे क्यों नहीं कनेक्ट किया आपने? क्योंकि आपको पहले से बताया गया था कि 3 बजे ही कनेक्ट करना है। दिस इज द रीजन। एवरीथिंग हैज अ रीजन बिहाइंड इट। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर बना है तो उसको क्यों बनाया गया है, इसको क्या क्या बोलते हैं, सी को हम लोग सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं, इसको हम लोग प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं, इसको क्या क्या बोलते हैं और क्यों बोलते हैं, पहले इसका थ्योरी पूरा समझ लो। और इसके लिए आपको सबसे अच्छा कहां से पढ़ पाओगे आप? विकिपीडिया से। आप विकिपीडिया पे ही जाके पढ़ना प्रोग्रामिंग इन सी। अबाउट सी नहीं लिखोगे वहां पे, देखो मैं दिखाता हूं। लिख दिया सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विकिपीडिया, आ गया ना सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्लिक करते हैं इसको। देखो बोर मत होना, इसको पढ़ना, थोड़ा सा पेशेंस रखना। अगर चाहते हो कि अगर हम मान लो गाइड कर रहे हैं हम लोग या कुछ भी, तो हमारा भी कुछ पहले से एक्सपीरियंस रहा है कि कैसे हम चीजों को बेहतर समझ सकते हैं अच्छे तरीके से, कैसे हम बेहतर कर सकते हैं किसी चीज में, तो हमारा एक्सपीरियंस रहा है। और वो सिर्फ अकेले का एक्सपीरियंस नहीं रहा है, हमारे साथ जितने लोग काम किए हैं, हम लोगों ने भी बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है, देखा है। प्रोसेस है, एक सिस्टम है। बहुत सारे लोग बोलते हैं पेशेंस नहीं होता, कौन पढ़ेगा इतना, क्यों नहीं पढ़ोगे? 4 साल जब पढ़ने के लिए आए हो, तो 1 घंटा इसमें टाइम नहीं दे सकते हो? इसको अगर नहीं पढ़ोगे तो बहुत कुछ छूट जाएगा आपका। आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा ये सब पढ़ने से, थोड़ा सा माइंड आपका रिफ्रेश होगा अगर ये करोगे तो। लेकिन बहुत सारे लोग पहले ही डर जाते हैं कि कौन क्या पढ़ के ये सब करेगा, डायरेक्ट प्रोग्राम बनाते हैं हम लोग। देखो डायरेक्ट तो कुछ नहीं होता है। अगर माँ बाप भी सोचता कि बच्चा वाला लाइफ इतना खराब है, अब बच्चा पैदा होगा, मतलब उसके पीछे उतना दिमाग लगाना होगा, इधर उधर कहीं गिर जाएगा, हाथ पैर ना टूट जाए, एक ही बार में 6 फीट का बच्चा पैदा होता 30 साल का, पॉसिबल नहीं है ना ऐसा। सेम चीज यहां भी है, पेशेंस तो आपको रखना पड़ेगा हर चीज में। और इसको जब पढ़ लोगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आप बोलोगे कि हाँ हमको बहुत कुछ क्लियर हुआ है इससे। इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि सी प्रोनाउंस्ड लाइक द लेटर सी। जो सी एबीसीडी वाला सी है ना, उसको जो सी बोलते हैं ये भी वही सी है, ऐसे ही उन लोग प्रोनाउंस करेंगे इसको। इज अ जनरल पर्पस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब जनरल पर्पस का मतलब क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? जनरल पर्पस बोल रहा है, यहां क्लिक करो। तो जनरल पर्पस लैंग्वेज इज अ कंप्यूटर लैंग्वेज दैट इज ब्रॉडली एप्लीकेबल अक्रॉस एप्लीकेशन डोमेन्स। इसको आप ये भी बोल सकते, जनरल पर्पस का मतलब ये क्या बोल रहा है, जनरल, कोई स्पेशल स्पेशल पर्पस नहीं है इसका। मतलब आप इससे कुछ भी बना सकते हो, कोई स्पेसिफिक चीज के लिए इसको नहीं बनाया गया है। इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर से लेके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से लेके कुछ भी बना सकते हो इसको, कोई स्पेसिफिक चीज के लिए नहीं है। जैसे पहले क्या होता था, फॉरट्रैन फॉर्मूला ट्रांसलेशन, लिस्प लिस्ट प्रोसेसिंग, कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, बहुत सारे लैंग्वेजेस थे। लेकिन बहुत सारे लैंग्वेजेस स्पेसिफिक पर्पस थे, जनरल पर्पस नहीं थे। सी जनरल पर्पस है, सी प्लस प्लस जनरल पर्पस है, जावा जनरल पर्पस है। ये पैराडाइम, पैराडाइम का मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल, किस तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एग्जाम्पल है, मल्टी पैराडाइम, इंपेरेटिव, प्रोसीड्यूरल, स्ट्रक्चर्ड। इसको हम लोग सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? तो ऐसा कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिससे ऑपरेटिंग सिस्टम बनता हो या सिस्टम सॉफ्टवेयर बना सकते हैं हम लोग, उसको सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। और ये जनरल पर्पस भी है, पहले ये स्पेशल पर्पस के लिए निकला था, लेकिन बाद में ये जनरल पर्पस बन गया, लोग इससे कुछ भी करने लगे। यूनिक्स का सी से क्या रिलेशन है?
अगर आप डेवलपर बनना है, आपको सही में और सही वाला डेवलपर बनना है, नाम वाला डेवलपर नहीं, सही में जो डेवलपर होता है वो वाला डेवलपर, तो यू हैव टू नो एवरीथिंग अबाउट द रिलेशन ऑफ सी विथ अदर लैंग्वेजेस. In V language, in which language C is written, what languages are written in C, सब कुछ आपको जानना चाहिए. इससे कॉन्फिडेंस मिलता है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता है. अगर आपको बुक पढ़ना होगा तो आपको हम बुक भी सजेस्ट कर देते हैं सी के लिए. सी में ही एक बुक होगा ना, तो नाम भूल गए हैं. सी बुक डेनिस रिची, हाँ ये वाला, द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऐसे ही लिख देना, सी बुक डेनिस रिची. पीडीएफ फाइल है, द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेकंड एडिशन. इसको डाउनलोड करना, पीडीएफ फाइल है ये. इस बुक को पढ़ना, टाइम लगेगा आपको, हो सकता है कि 1 महीना लगे पढ़ने में, लेकिन अगर इस बुक को पढ़े, लाइन बाय लाइन पढ़ना पेशेंस के साथ, 1 महीना लगा दो, 2 महीना लगा दो, हम गारंटी देते हैं आप कुछ भी कर लोगे प्रोग्राम में. हम लोग जो पढ़ते हैं ना लेटेस्ट सी, चलो मैं कौन होता हूं किसी को ये बताने वाला कि कौन सा बुक अच्छा है कौन सा खराब है, ये मैं नहीं बोलूंगा. मैं ये जरूर बोल सकता हूं कि मेरे हिसाब से, देखो सब कुछ मेरे हिसाब से नहीं होता है, मैं जो बोलूंगा सब कुछ सही नहीं है, सबका अपना अपना व्यू होता है समझने का, देखने का. मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये बुक आप पढ़ो. अगर इस बुक का कंप्लीट, बहुत ज्यादा पेज का नहीं है, 288 में कम से कम 15-20 पेज तो स्टार्टिंग का इंडेक्स लास्ट का इंडेक्स ऐसे मिल जाएगा, 2-4 पेज बीच में ब्लैंक होगा, टोटल 250 पेज ही होगा पढ़ने के लिए. अगर ये बुक पढ़ लिए, समझ के पढ़ लिए, तो अब क्या वर्ड हम यूज करें आपके लिए. एक होता ना कि आप प्रोग्रामिंग का ना बाप बन सकते हो, ये ऐसा बुक है. डेनिस रिची जिसने सी बनाया था ना, वही लोग हैं. डेनिस एम रिची, ब्रायन कार्निगम, इन्हीं लोगों का है ये. उन्हें, उन लोगों ने सी कैसे बनाया था, क्या क्या चैलेंजेस को फेस किया था, सब कुछ यहां पर लिखा हुआ है. क्यों बनाया था, सी किस किस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, मेमोरी में डेटा रिप्रेजेंटेशन से लेके पॉइंटर से लेके एवरीथिंग इतना डेप्थ में क्लियर किया गया है कि अब उसके नीचे डेप्थ नहीं होता है, वो एकदम लास्ट गहराई तक ये लोग चला गया है उसमें. क्यों, क्योंकि इन्हीं ने सी बनाया है. इसमें बनाने से लेके उसका कंपाइलर डिजाइन से लेके सिंटैक्स से लेके एवरीथिंग इन लोगों ने क्लियर कर दिया है. बट आपको पता है, हमारे किसी कॉलेज में ये बुक को रखता तक नहीं है, और हमें बोलता है कि तुम ये पढ़ लो वो पढ़ लो, 50 बुक का नाम बता देंगे ये लोग. क्यों बताते हैं पता है, क्योंकि मैक्सिमम टीचर्स को ना ऐसा, या फिर मैक्सिमम स्टूडेंट्स को भी ऐसा कोई बुक चाहिए जिसमें बहुत सारा प्रोग्राम का आंसर लिखा हो. बहुत सारे लोग पैटर्न प्रोग्राम में फंस जाते हैं, पैटर्न वगैरह प्रिंट करने में. तो बहुत सारे लोग क्या चाहते हैं कि ऐसा कोई बुक हो जिसमें बहुत सारे पैटर्न का प्रोग्राम बनाया हो. इसका मतलब वो बढ़िया बुक है. जिसमें पॉइंटर का बहुत सारा प्रोग्राम बनाया हुआ हो, वो बहुत बढ़िया बुक है. जिसमें फाइल हैंडलिंग का बहुत सारा प्रोग्राम बनाया हो, एरे का, सर्चिंग, सॉर्टिंग, सारा का प्रोग्राम लिखा हुआ हो बुक में, इसका मतलब वो बढ़िया बुक है हमारे हिसाब से, अभी तक के हिसाब से. बट ऐसा नहीं होता है. जो हमें कॉन्सेप्ट को समझाए वो बढ़िया बुक है. ये कॉन्सेप्ट समझाएगा. थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दिखाते हैं इसका, देखिए. The computing world has undergone a revolution since the publication of C programming language in 1978. इसके पहले का ना सॉफ्टवेयर का इंडस्ट्री का पूरा कॉन्सेप्ट तरीका ही अलग था. इसने पूरा इंडस्ट्री को ही चेंज कर दिया. Big computers are much bigger and personal computers have capabilities that rival the mainframes of a decade ago. During this time, C has changed too, although only modestly, and it has spread far beyond its origins as the language of the Unix operating system. इसको कौन सा सिस्टम से बनाया गया, पीडीपी 11. आप बोलोगे पीडीपी क्या होता है, ये सब सारा आपको ना, अच्छा आप अगर विकीपीडिया पर ही पढ़ना चाहते हो ना, यहां से पढ़ लेना, ये आपको उसके इतिहास भूगोल सब कुछ बता देगा बढ़िया से. ये कौन लिखा है, ब्रायन डब्ल्यू कार्निगम, डेनिस एमरिची. और इसी पे पूरा सी प्लस प्लस बेस्ड है. पता है पहले सी प्लस प्लस का नाम क्या था, सी विथ क्लासेस, वो सी ही है, बस उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट को ये लोग डाल दिया. ओओपी मैंने ऑब्जेक्ट क्लास इनहेरिटेंस ये सब कर सकते हो, तो नाम क्या रख दिया, सी विथ क्लासेस, क्योंकि सी में तो क्लास नहीं होता है, इसमें सिर्फ स्ट्रक्चर होता है. तो जब इसमें क्लास वाला भी फंडा डाल दिया गया,
तो नाम क्या रख दिया, सी विथ क्लासेस, बट बाद में क्लास ऑब्जेक्ट के बाद भी मल्टी थ्रेडिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग, टेम्पलेट, जेनरिक प्रोग्रामिंग, बहुत कुछ डाला गया। तो बोला नहीं नहीं, सिर्फ सी विथ क्लासेस नाम नहीं, इसको सी प्लस प्लस कर दो, इनक्रीमेंटेड वर्जन ऑफ सी। पहले नाम सी प्लस प्लस नहीं था उसका, सी विथ क्लासेस था। ये सब ना आपको पढ़ना चाहिए। कितना टाइम लगेगा, देखो 288 पेज। थोड़ा सा अगर पेशेंस रखे ना, मेनी ऑफ द इंपॉर्टेंट आइडियाज ऑफ सी स्टेम फ्रॉम द लैंग्वेज बीसीपीएल developed by Martin Richards. The influence of BCPL on C preceded indirectly through the language B, which was written by Ken Thompson in 1970 for the first Unix system on the DEC PDP-7। ये PDP-7 का है ना, जबकि ये C बना था PDP-11 पे। ये सिस्टम का नाम था PDP-11 जिस पे बनाया गया है। उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था, तो यूनिक्स। अब यूनिक्स के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया मिलेगा। जबकि इसको हम लोग बोलते हैं, ये कोई डायरेक्ट प्रोसेस नहीं है, हम लोग इसको बोलते हैं इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। मतलब आप अचानक से डायरेक्ट कोई एक चीज नहीं सीख सकते हो, बहुत सारी चीजें आपको उसको सीखने के लिए ये होना चाहिए, ये सीखने के लिए वो होना चाहिए। जैसे मैंने क्या बोला, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए आपको पहले ग्रामर पता होना चाहिए, ग्रामर के पहले आपको फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पता होना चाहिए, इसके पहले आपको कंप्यूटर फंडामेंटल पता होना चाहिए। ये सारा डिपेंड है ना एक दूसरे के ऊपर में। तो आप ये विकीपीडिया से पढ़ो या फिर ये बुक, बहुत अच्छा बुक है, बहुत अच्छा है, आप कभी पढ़ना। जिस दिन कोई इंसान, आप लोग इस बुक को पूरा कंप्लीट पढ़ लिए, समझने वाला, एक एक लाइन समझने की कोशिश करना क्या बोलना चाहता है, 2 महीना लग जाए, 3 महीने लग जाए, लेकिन हम इतना आपको चैलेंज करके बोल सकते हैं कि अगर 3 महीना भी आपको लग गया इस बुक को पढ़ने में, तो सी प्लस प्लस सीखने में आपको 1 महीना, जावा पढ़ने में 10 से 15 दिन, पाइथन तो 1 सप्ताह में सीख जाओगे आप। ये आपको ना वो पावर दे देगा, ये आपको वो पावर देगा, आपको वो क्षमता दे देगा ना आपके अंदर में, कि किसी दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ना चुटकी में सीख सकते हो आप, मजाक कर लोगे किसी के साथ, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ। लेकिन इसके पहले समझना होगा इसका फंडा कॉन्सेप्ट। एक एक चीज को ये समझाया है, इनपुट आउटपुट से लेके सब कुछ, पोर्ट नंबर से लेके सब कुछ, हार्डवेयर तक के बारे में इसमें लिखा हुआ है कि कैसे वो काम करता है। अ ट्यूटोरियल इंट्रोडक्शन, लेट अस बिगिन विद अ क्विक इंट्रोडक्शन टू सी। इसमें क्या बोल रहा है कि आर एम इज टू शो द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द लैंग्वेज इन रियल प्रोग्राम्स, बट विदाउट गेटिंग bogged down in details, rules and exceptions. At this point we are not trying to be complete or even precise. We want to get you quickly as possible। जो भी है इसको आप लोग पढ़ना पहले। ये क्या बोल रहा है, प्रिंट द वर्ड हेलो वर्ल्ड। कैसे प्रिंट होगा, देखो लिखना पड़ता है ना, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच मेन, ऐसे लिखना पड़ता है। अब बहुत सारे कंपाइलर पे भी फर्क, जो आईडी यूज करते हैं ना हम लोग, कोई टर्बो सी प्लस प्लस यूज कर सकता है, कोई डेव सी प्लस प्लस यूज करता है, कोई नोटपैड प्लस प्लस यूज करता है, कोई नेटबीन्स, एक्लिप्स, विजुअल स्टूडियो कोड प्लस प्लस, विजुअल स्टूडियो कोड, ये सब सारे लोग यूज करते हैं। तो सब में अलग अलग सिंटैक्स होता है। किसी में अगर कोई फंक्शन, मेन फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करता है, तो आपको यहाँ पे वॉइड भी नहीं लिखना है। लेकिन कहीं कहीं भी बोलता है कि नहीं, वॉइड तो एटलीस्ट लिखना पड़ेगा। कोई कोई बोलता है कि नहीं, मेन फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करना चाहिए, वहां पे आपको इंट लिखना पड़ेगा। ये सब भी ना सारा कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। और ये यहाँ पे कैसे बोला, ये यूनिक्स के लिए है। यूनिक्स में कंपाइल कैसे करते हैं, सीसी मतलब सी कंपाइलर। जैसे जावा का कंपाइलर का नाम क्या है, जावा सी। यहाँ पे सी के कंपाइलर का नाम क्या है, सी सी, सी कंपाइलर। और हेलो डॉट सी, सी फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट सी। सी प्लस प्लस का डॉट सीपीपी, पीपी क्यों होता है, प्लस प्लस क्यों नहीं होता है। इसके लिए अब आपको आइडेंटिफायर पढ़ना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है, कि कोई भी नाम में स्पेशल कैरेक्टर में सिर्फ आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हो, ये प्लस माइनस इंटू डिवाइड ये सब साइन सिंबल नहीं, इसलिए वहां पे पीपी होता है, मैंने प्लस प्लस। तो हेलो डॉट सी के नाम से सेव हुआ है, कंपाइल कर दिए। अब जब कंपाइल कर दोगे ना, तो इसका जो ऑब्जेक्ट फाइल जनरेट होगा, उसको हम लोग रन कैसे करवाएंगे, ए डॉट आउट। अब देखो ये क्या प्रिंट करेगा, हेलो वर्ल्ड। ये किस में बता रहा है, यूनिक्स में। अब यूनिक्स का आप कर्नेल वगैरह यूज करना चाहते हो तो कैसे करोगे, लाइनक्स पे। आप अगर लाइनक्स में जाके कमांड करना चाहते हो, ये प्रोग्राम करना चाहते हो सी वगैरह का, तो लाइनक्स पे आप ऐसे ही रन करवाओगे, यूनिक्स में आप ऐसे ही रन करवाओगे, क्योंकि तो पूरा पूरी यूनिक्स पे ही बना हुआ था ना। देखिए, प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड। अब ये स्लैश एन क्या बोल रहा है, मेन कॉज लाइब्रेरी, सब कुछ लिख लिख के आपको बता रहा है कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, पूरा डिटेल में। ये बोल रहा है कि इसको अगर हम नीचे लिख देते हैं तो क्या होगा, द सी कंपाइलर विल प्रोड्यूस एन एरर मैसेज। ये तो सेम लाइन में होना चाहिए ना, बट अगर आप चाहो तो स्लैश दे सकते हो वहां पे। यहाँ पे अगर आप इसको बोल दोगे ना, स्लैश दे दोगे यहाँ पे, उसके बाद नीचे लिखो ना, इसको बोलते हैं मल्टी लाइन स्टेटमेंट। यहाँ स्लैश देके फिर नीचे लिखो। ये देखो क्या क्या लिखा हुआ है इसमें। अब ये देखो एक्सरसाइज दिया हुआ है,
ये सब सारे एक्सरसाइज का आपको आंसर भी मिल जाएगा। लेकिन इस बुक का नाम क्या था? द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेकंड एडिशन। इसका लिखना एक्सरसाइज आंसर्स, आपको आंसर भी मिल जाएगा। और इतना भी बोलते हैं ना कि किसी भी एक्सरसाइज का कोई भी प्रोग्राम आप नहीं आंसर दे पाओगे अभी बिना इसको पढ़े। क्या बोल रहा है ये? रन द हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम ऑन योर सिस्टम, एक्सपेरिमेंट विथ लीविंग आउट पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम टू सी व्हाट एरर मैसेज यू गेट। पता है क्या बोलना चाह रहा है? ये भी नहीं समझ में आएगा। छोटा छोटा चीज पूछ रहा है, लेकिन हमें छोटा चीज, हमें तो बड़ा बड़ा चीज पता होता है ना। 100 नंबर का एरे दे दो, सॉर्टिंग कर देंगे। 100 नंबर का एरे दे दो, सर्चिंग कर लेंगे, बाइनरी सर्च कर लेंगे, लीनियर सर्च कर लेंगे, सीक्वेंशियल सर्च कर लेंगे, एक से एक सॉर्टिंग, बबल सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, हिप सॉर्ट, कुछ भी कर देंगे हम। बड़ा बड़ा चीज पता होता है, लेकिन छोटा चीज हम लोग को नहीं पता होता है। लेकिन छोटा ही सब कुछ है। Experiment to find out what happens when printf's argument string contains /c where c is some character not listed above। क्या होगा इसका मतलब? समझना होगा, पढ़ना होगा सारा चीज। ये देखिए जो जो कर रहा ना, एक एक चीज प्रोग्राम इसमें ज्यादा नहीं मिलेगा, छोटा छोटा प्रोग्राम एक दो दिया हुआ है। उसके बाद से ये देखो डेटा टाइप्स, सी प्रोवाइड्स सेवरल अदर बेसिक डेटा टाइप्स बिसाइड्स इंट एंड फ्लोट। इसके बाद ये भी होता है कैर, शॉर्ट, लॉन्ग, डबल। तो शॉर्ट को क्या बोलते हैं? शॉर्ट इंटीजर। लॉन्ग को लॉन्ग इंटीजर। बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता होता है, बस शॉर्ट बोलते हैं। शॉर्ट सुने हैं, शॉर्ट में किस तरह का डेटा स्टोर होता है? तो इंटीजर है, इसलिए लिखा हुआ है शॉर्ट इंटीजर। कैरेक्टर में सिंगल बाइट। द साइज ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स आर आल्सो मशीन डिपेंडेंट। ये सबका साइज किस पे डिपेंड करता है? तो मशीन पे। देयर आर आल्सो एरेज, स्ट्रक्चर्स एंड यूनियंस ऑफ दीज बेसिक डेटा टाइप्स, pointers to them and functions that returns them, all of which we will meet in due course। आगे देखो सब कुछ आपको बताएगा यहाँ पे, इतना बढ़िया से आपको एक्सप्लेन करेगा। जरूरी नहीं है कि मुझे जो बुक अच्छा लगा है वो आपको भी अच्छा लगे, बट हम एक सजेस्ट कर रहे हैं ऐसे ही कि इस बुक को आप लाइन बाय लाइन, एक एक लाइन को समझ समझ के खत्म करो। 3 महीना लग जाए चाहे 4 महीने लग जाए, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा, आपको प्रोग्रामर बना देगा। ये बुक इकलौता बुक के अंदर में इतना पावर है कि आपको प्रोग्रामर बना देगा। बहुत सारे लोगों को बोल दोगे ना ये वाला चीज, ये चीज और ये चीज, वो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे इसका मतलब क्या है। अगर ये पॉइंटर नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब क्या है, पॉइंटर लगा देंगे तो इसका मतलब क्या है। लोगों को ना लिटरली पता ही नहीं होता है, पॉइंटर भी नहीं पता उन्हें। तो पढ़ना हम सजेस्ट कर रहे हैं, बाकी आपका मन क्या करना है क्या नहीं। अब क्या होता है कि अबाउट जब खत्म हुआ ना इसका, तब कैरेक्टर सेट होता है, जो बोले थे ना एस की सपोर्ट करता है। कैरेक्टर सेट के बाद इसका ग्रामर में आ जाना है। ग्रामर के अंदर में सबसे पहले आपको टोकन्स पढ़ना होगा। टोकन्स के अंदर में ये रिजर्व कीवर्ड्स होता है। रिजर्व कीवर्ड क्या होता है? तो रिजर्व वर्ड्स फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस। जितना भी पहले से वर्ड्स को रिजर्व करके रखा हुआ है, सबका स्पेसिफिक मीनिंग है अपना। अलग अलग काम के लिए अलग अलग वर्ड होता है। जैसे इंग्लिश में कैसे होता है, गो मतलब जाना, कम मतलब आना, उसी तरह यहाँ पे होता है कि अलग अलग वर्ड्स पहले से रिजर्व करके रखे हुए हैं। अलग अलग वर्ड्स पहले से रिजर्व करके रखे हुए हैं। एक सेकेंड। तो रिजर्व कीवर्ड्स हो गया। इसके बाद क्या होता है? आइडेंटिफायर। हमारा भी यूट्यूब पे चैनल है हम लोगों का, ऑक्टाकुलस लर्निंग का। आप चाहो तो उस पर देखना। मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला टॉपिक आप पढ़ लेना, उस पर आपको बहुत सारी चीज क्लियर हो जाएगा। मैं आपको सारा रेफरेंस वगैरह सब कुछ बता देता हूँ, कैसे हमें क्या क्या करना है। तो यहाँ पे चैनल में जाना हमारा, प्लेलिस्ट में ऑक्टाकुलस लर्निंग सर्च करना, आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में ही। प्रोग्रामिंग इन सी, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, एक ही वीडियो है। जावा में ही जाओ, जावा में भी अगर आप इनपुट आउटपुट देख लो तो जावा हो जाएगा। डेटा टाइप्स पढ़ लेना, यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा डेटा टाइप्स। ई फिल्स भी यहाँ से क्लियर हो जाएगा। मैक्सिमम तो ई फिल्स सेम ही है सी सी प्लस प्लस जावा में, बस थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा आपको यहाँ पे। लूप वगैरह भी सेम ही है, डेटा टाइप भी सेम ही है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा डेटा टाइप आपको जावा मिल जाएगा। कुछ कुछ वीडियोस हम लोग डालेंगे, अपलोड करके हम लोग डाल देंगे बाद में, ठीक है। तो रिजर्व कीवर्ड आइडेंटिफायर मतलब नाम वगैरह, जो भी फंक्शन का नाम, वेरिएबल का नाम, क्लास का नाम, मेथड का नाम, जो भी आप नाम रखो उसको बोलते हैं आइडेंटिफायर। तो उसका भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। आइडेंटिफायर के बाद ऑपरेटर्स,
अब ऑपरेटर का कुछ प्रेसिडेंस होता है, एसोसिएटिविटी होता है। मतलब मान लो कि बहुत सारा ऑपरेटर जो अगर आपके एक्सप्रेशन में दिया हुआ है, तो पहले किस ऑपरेटर का काम आपको करना है, उसके बाद कौन सा करना है, तो उस पर उसका प्रायोरिटी होता है कि जिसका हाई प्रायोरिटी होगा पहले आप उसका काम करोगे। कभी कभी कुछ कुछ ऑपरेटर्स का प्रायोरिटी सेम है, तब आपको कैसे पता कि उस टाइम में किसका काम पहले करना है, तो तब एसोसिएटिविटी होता है। जैसे एग्जांपल, सी ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल। इस वीडियो को भी हम लोग डाल देंगे, आप इसको वीडियो को बाद में देख सकते हो, कुछ भूल जाओगे तो वही यूट्यूब चैनल पे ही डालेंगे हम लोग। ये देखो सी का ऑपरेटर का प्रेसिडेंस टेबल, ये देखो सबसे हाई प्रायोरिटी, ये पैरेंथेसिस का जो फंक्शन कॉल करते हैं हम लोग, ये एरे का, ये डॉट एरो पॉइंटर जो पॉइंटर के थ्रू लगाते हैं हम लोग, ठीक है। प्लस प्लस माइनस माइनस दो बार दिया हुआ है, क्यों? क्योंकि प्रीफिक्स होता है, पोस्टफिक्स होता है, तो पोस्टफिक्स का प्रायोरिटी पहले है, बाद में प्रीफिक्स का है। मतलब एक एक्सप्रेशन में आपका बहुत सारा ऑपरेटर हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल लिखते हैं, 5 इंटू 6 डिवाइड 2 माइनस 4। अब इसमें सबसे पहले किसका काम करोगे, इंटू का या डिवाइड का या माइनस का? तो जिसका प्रायोरिटी हाई है, तो हाई है, इंटू और डिवाइड का दोनों का प्रायोरिटी सेम है। देखो, इंटू डिवाइड मॉड्यूलस, ये तीनों का प्रायोरिटी सेम है। अब इसमें किसका काम पहले करोगे आप, पहले इसको करें ना पहले इसको करें? तो अगर कभी क्या होता है ना कि अगर प्रायोरिटी सबका डिफरेंट है, तो जब हाई प्रायोरिटी है तो पहले उसका काम करो, और अगर सेम प्रायोरिटी का ऑपरेटर्स मिल गया तो पहले किसका करोगे? तब ये एसोसिएटिविटी, ये एसोसिएटिविटी का रूल अप्लाई करना है। मतलब लेफ्ट टू राइट, इसको करो फिर इसको करो, समझ रहे हो ना? ये लेफ्ट टू राइट, किसी किसी में राइट टू लेफ्ट है, ये सब समझना पड़ेगा आपको। बहुत सारे लोगों को तो एसोसिएटिविटी पता ही नहीं होता है कि इसका मतलब क्या है। कुछ भी मन में आया पहले उसको कैलकुलेट कर दिए, आंसर गलत आ जाएगा बाद में। यहाँ लिखा हुआ है कभी राइट टू लेफ्ट तो कभी लेफ्ट टू राइट। कब ये एसोसिएटिविटी कब अप्लाई करोगे? जब ऑपरेटर का प्रायोरिटी सेम हो जाए। जैसे ये दोनों का सेम प्रायोरिटी है, ये दोनों का सेम प्रायोरिटी है, तो अगर एक ही एक्सप्रेशन में ये दोनों का दोनों ऑपरेटर या तीनों ऑपरेटर मिल जाए तो पहले किसका काम करोगे? तो लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना है। तो ये सब समझना है हमें। तो ऑपरेटर्स हो गया, इसके बाद सेपरेटर्स, लिटरल्स। जब ये टोकन्स खत्म होगा तब स्टार्ट होगा आपका इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स। ये प्रिंटफ स्कैनफ वगैरह सीखना है, उसी में फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, स्केप सीक्वेंसेस। जैसे स्केप सीक्वेंसेस में स्लैश एन स्लैश टी स्लैश आर स्लैश सी स्लैश वी, ये सब स्केप सीक्वेंसेस आपको समझना पड़ेगा। फॉर्मेट स्पेसिफायर्स में परसेंट डी परसेंट सी, ये सब सारा चीज आपको पढ़ना पड़ेगा पहले, ठीक है। स्केप सीक्वेंसेस के बाद उसके बाद क्या होता है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स। इसमें हम लोग पढ़ते हैं इफ एल्स स्विच केस। उसके बाद लूप, यहाँ पे पढ़ते हैं फॉर वाइल डू। कंट्रोल स्टेटमेंट्स, यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं ब्रेक और कंटिन्यू, गो टू। ये कंट्रोल स्टेटमेंट्स है कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन का फ्लो को कंट्रोल करता है, कब कहां से कहीं भी जंप करा देना है। जंप स्टेटमेंट भी बोलते हैं हम लोग बहुत बार इसको। इसके बाद प्रोग्राम का डॉक्यूमेंटेशन आपको देखना पड़ेगा। प्रोग्राम का डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या हुआ, कमेंट लाइन, इंडेंटेशन, प्रोलॉग, ब्लैंक। तो होता है ना कि जब एक फंक्शन बनाए हो, एक फंक्शन खत्म हो रहा है, उसके बाद जब दूसरा फंक्शन स्टार्ट करोगे तो दोनों के बीच में थोड़ा सा एंटर मार देना, गैप रहने से पता चला कि ये अलग फंक्शन है वो अलग फंक्शन है। क्योंकि जब भी किसी कंपनी में काम करोगे ना, सॉफ्टवेयर वगैरह जब बनाओगे, तो ये प्रोग्राम का डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आपको हमेशा कमेंट लाइन का यूज करना है। जैसे जब मैंने यहाँ पे दिखाया आपको, तो ये देखना कि इसमें कुछ भी कहीं भी प्रोग्राम लिखेगा ना, कोई भी लाइन इसके बगल में उसके बारे में कमेंट दिया हुआ है कि आईपी इक्वल टू एड्रेस ऑफ एक्स, आईपी नाउ पॉइंट्स टू एक्स, वाई इक्वल टू पॉइंटर आईपी, वाई इज नाउ 1, पॉइंटर आईपी इक्वल टू 0, एक्स इज नाउ 0, आईपी इक्वल टू एड्रेस ऑफ Z0, आईपी नाउ पॉइंट्स टू इतना। तो सबके बारे में कमेंट लिख रहा ना। तो जब हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह बनाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं उसमें, हम लोग समझने के लिए, दूसरे को समझाने के लिए, खुद अपने लिए भी ना, हमेशा कमेंट लाइन का यूज करते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे क्या किया हुआ है, इसका मतलब क्या है, तो डू नथिंग इफ एरे कंटेन्स, रिटर्न फीवर देन, डू नथिंग इफ एरे कंटेन्स फीवर देन 2 एलिमेंट्स।
स्वैप इतना क्या बोल रहा है, मूव पार्टीशन एलिमेंट टू V0। ये क्या कर रहा है, पार्टीशन कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रीस्टोर पार्टीशन एलिमेंट। मतलब कुछ भी लिख रहा है तो उसके बगल में कमेंट दे रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, तो जब आप एक बड़ा बड़ा सॉफ्टवेयर बनाते हो ना, तो 10 दिन बाद आप ही भूल जाओगे कि किस लाइन का क्या काम था। तो आपको वहां पे कमेंट लाइन देना पड़ता है। ठीक है, एक सेकेंड। तो ये हुआ हमारा टोकन्स। टोकन क्या होता है, तो टोकन इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम। एक कंप्यूटर प्रोग्राम का सबसे छोटा पार्ट होता है ये। कंप्यूटर प्रोग्राम का एक सबसे छोटा पार्ट होता है, छोटे छोटे पार्ट, रिजर्व कीवर्ड, आइडेंटिफायर। आप कोई भी एक बड़ा कंप्यूटर प्रोग्राम देख लो, ये 5 चीज के अलावा उसमें कुछ नहीं मिलेगा। जैसे कोई बोलता है ना घर कैसे बनता है, तो घर बनता है ईटा बालू गिट्टी सीमेंट रॉड मिट्टी पानी, ये सब से घर बनता है। दुनिया में जितना भी घर देख लो, यही सब चीज से मिलकर बना होगा। ईटा बालू गिट्टी सीमेंट रॉड मिट्टी पानी, इसके बाहर और कुछ नहीं होगा उसमें। उसी तरह दुनिया का कोई भी प्रोग्राम देख लो, ये 5 चीज से मिलकर बना है, इसके बाहर कुछ नहीं होगा उसके अंदर में। या तो रिजर्व कीवर्ड होगा, आइडेंटिफायर मतलब नाम, ऑपरेटर होगा, सेपरेटर होगा, कॉमा फुल स्टॉप सेमीकोलन, ये सब, और लिटरल का मतलब वैल्यू। एग्जांपल दिखा देते हैं आपको हम। चलो ये प्रोग्राम है। इंटीजर क्या, रिजर्व कीवर्ड, स्पेस सेपरेटर, ये फंक्शन का नाम आइडेंटिफायर, पैरेंथेसिस सेपरेटर, डेटा टाइप स्पेस सेपरेटर, डेटा टाइप क्या है, रिजर्व कीवर्ड है, स्पेस सेपरेटर, एक्स क्या है आइडेंटिफायर, कॉमा सेपरेटर, स्पेस सेपरेटर, इंट रिजर्व कीवर्ड, स्पेस सेपरेटर, वेरिएबल का नाम है वी, वी क्या है आइडेंटिफायर, ये सेपरेटर है, कॉमा सेपरेटर, स्पेस सेपरेटर, इंट रिजर्व कीवर्ड, स्पेस सेपरेटर, एन आइडेंटिफायर, पैरेंथेसिस सेपरेटर, कर्ली ब्रेसेस सेपरेटर, इंट रिजर्व कीवर्ड, स्पेस सेपरेटर, लो वेरिएबल का नाम है आइडेंटिफायर, इक्वल टू ऑपरेटर, जीरो लिटरल वैल्यू है, सेमीकोलन सेपरेटर, रिजर्व कीवर्ड, स्पेस सेपरेटर, हाई आइडेंटिफायर, इक्वल टू ऑपरेटर, एन आइडेंटिफायर, माइनस ऑपरेटर, वन लिटरल, सेमीकोलन सेपरेटर। समझ में आ रहा है। ये 5 चीज को छोड़ के पूरा दुनिया का कोई भी प्रोग्राम बना लो, दुनिया का कितना भी बड़ा प्रोग्राम बना लो, कुछ भी लिख दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ये 5 चीज के अलावा उसमें कुछ नहीं मिलेगा। ये समझना पड़ेगा आपको। जब ग्रामर कंप्लीट होगा, तब एरे एंड इसका डायमेंशन, आपको एरे और उसका डायमेंशन समझना पड़ेगा कि एरे क्या होता है, उसका मल्टी डायमेंशनल एरे, सिंगल डायमेंशनल, 1D 2D 3D 4D 5D 50D 1000D लाखों डी करोड़ों डी क्या होता है, कैसे फंक्शन करता है, काम कैसे करता है। तो आप 1D 2D समझोगे तो सारा समझ में आ जाएगा। लोगों को 4D 5D पता ही नहीं होता है, तो कैसे करेंगे उसका कोड हम लोग। आसान है, सीखो। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखना, ये पता होना चाहिए। मैं अभी हम बता रहे हैं, कल वाले में देखते हैं कि कोड करके भी सारा दिखा देंगे हम। तो एरे, उसका डायमेंशन, उसके बाद स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। उसके बाद क्या होता है, स्ट्रक्चर एंड यूनियन, इसके बाद पॉइंटर, उसके बाद फंक्शन, उसके बाद रिकर्शन, उसके बाद स्टोरेज क्लासेस। स्टोरेज क्लासेस भी होता है सी में, जैसे हम लोग का होता है ऑटो, एक्सटर्न, रजिस्टर, स्टैटिक, ये सब का मीनिंग आपको समझना पड़ेगा वहां पे। ठीक है, और इसी में इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट था ना, इसके पहले आपको डेटा टाइप से पढ़ना पड़ेगा। तो डेटा टाइप्स में भी डेटा टाइप स्पेसिफायर, डेटा टाइप मॉडिफायर, डेटा टाइप क्वालिफायर, ये 3 चीज पढ़ना पड़ता है। डेटा टाइप स्पेसिफायर, डेटा टाइप मॉडिफायर, डेटा टाइप क्वालिफायर। स्टोरेज क्लासेस के बाद फाइल हैंडलिंग, कमांड एंड आर्गुमेंट। फंक्शन में भी क्या होता है, लाइब्रेरी फंक्शन या फिर प्री डिफाइंड फंक्शन, उसके बाद यूजर डिफाइंड फंक्शन, हम लोग जो बनाते हैं, और एक तो पहले से बना हुआ है।
कमांड लाइन आर्गुमेंट। इसके बाद हम लोग क्या करना पड़ता है, प्री प्रोसेसर एंड हेडर फाइल्स के बारे में हम लोग पढ़ना पड़ता है। जब इतना कर लिए, सी खत्म हो गया। जब आपका सी खत्म होगा प्रोग्रामिंग इन सी, उसके बाद आपको नेक्स्ट टॉपिक क्या स्टार्ट करना होगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, नॉट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। पहले आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट को समझो कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट, व्हाट इज अ क्लास। What introduction to object and a class, introduction to OOP, object and a class, मतलब कि इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है, पहले आपको ये पढ़ना पड़ेगा। फिर आपको समझना चाहिए कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास क्या होता है। जब ये समझ में आ गया, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रिंसिपल आपको समझना पड़ेगा, उसका सिद्धांत क्या है, किस चीज पे बेस्ड है। व्हाट इज प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इज समथिंग ऑन विच समथिंग इज बेस्ड, जिसपे वो बेस्ड होता है। इसमें क्या पढ़ना पड़ता है हम लोग को, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का 5 यहाँ पे प्रिंसिपल हम पढ़ते हैं। अब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, ऑब्जेक्ट कम्युनिकेशन, या फिर आप इसको बोल सकते हो मैसेज पासिंग। मतलब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से कम्युनिकेट कर सकता है, बात कर सकता है। कैसे करता है ये लोग, तो पहले तो आपको इसका थ्योरी समझ में आना चाहिए, एब्स्ट्रैक्शन होता क्या है, कैसे होता है, पूरा थ्योरी वगैरह इसका सब कुछ जान लो। उसके बाद अब आपको प्रैक्टिस करना होगा, उसको प्रैक्टिकली सब कुछ को इंप्लीमेंट करना होगा कि आपने जो थ्योरी सीखा है वो रियल लाइफ में उसको कैसे अप्लाई करोगे। ये सब आपको करना पड़ेगा। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया, इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, तब आपको समझना पड़ेगा एक्सेप्शन हैंडलिंग, मल्टी थ्रेडिंग, जेनेरिक प्रोग्रामिंग। जेनेरिक प्रोग्रामिंग होता है कि पहले एक्सेप्शन हैंडलिंग, एक्सेप्शंस को कैसे हैंडल करते हैं हम लोग, कौन कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होता है ये सब। फिर मल्टी थ्रेडिंग, फिर होता है जेनेरिक प्रोग्रामिंग। सी में तो एक चीज छोड़ ही दी है, पॉइंटर फंक्शन रिकर्शन, जब रिकर्शन स्टोरेज प्रोसेस खत्म होगा, इसके बाद डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तो ये सब जितना सारा होगा ना, ये थ्योरी पढ़ने के बाद सब कुछ करना, आपको प्रोग्राम का प्रैक्टिस करना होगा कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, एनकैप्सुलेशन क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, ऑब्जेक्ट कम्युनिकेशन क्या होता है। इसका प्रोग्राम अगर सब खत्म हो गया, तब जाके आपका ये टॉपिक होगा एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शंस क्या होते हैं, उनको हैंडल कैसे करते हैं प्रोग्राम के अंदर में, मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, जेनेरिक प्रोग्रामिंग क्या होता है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या होता है। इसके बाद आप लोगों को समझना पड़ता है हम्म, जो होता है वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स। मतलब कि हम लोग कभी कभी इसको हम लोग जावा वगैरह में बोलोगे ना, तो यूटिलिटी क्लासेस, इसको एग्जैक्ट बताते हैं क्या बोलते हैं हम लोग, रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, आप इसको बोल सकते हो रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन में क्या क्या पढ़ते हैं हम लोग, जैसे होता है ना कि किसी का नाम के बीच में अगर ए आ गया, ए से जिसका नाम स्टार्ट हो रहा है, कोई अगर किसी का पैन कार्ड है तो पैन कार्ड का फॉर्मेट सिंटैक्स पढ़ो पहले,
किसी का आधार कार्ड होगा या फिर किसी का जीएसटी नंबर होगा तो पहले 2 डिजिट स्टेट का कोड होता है, फिर उसके बाद उसका पैन कार्ड का नंबर होता है 10 डिजिट का, फिर उसके बाद कुछ और होता है। ये सब मैच करना, इसको बोलते हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेगुलर एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर प्रोजेक्ट में काम आता है। कोई भी सॉफ्टवेयर बनाओगे उसमें ये काम आएगा। इसके बाद हमें क्या करना पड़ता है? डेटा स्ट्रक्चर्स। डेटा स्ट्रक्चर्स में भी लीनियर, नॉन लीनियर पाथ बता रहे हैं आपको हम कि कैसे कैसे आपको आगे बढ़ना है। तो पहले सी में ये सब सारा चीज पढ़ लिए। अब ये सब चीज पहले थ्योरी वगैरह पढ़ो इसके बारे में। उसके बाद किसी भी लैंग्वेज का आप चूज करो। आप जावा से भी कर सकते हो, पाइथन से भी कर सकते हो, ये सब सारा चीज। सी प्लस प्लस में ट्राई कर सकते हो, क्योंकि सी में तो क्लास ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। बट सी के बाद आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोई एक लैंग्वेज चूज कर लो जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जिस फील्ड में आपको जाना है उसके अकॉर्डिंग। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना होगा तो आप जावा का अच्छा है, चूज कर सकते हो। डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, ये सब में अगर जाना पड़ेगा तो आप पाइथन चूज कर लो। लेकिन इसको प्रैक्टिस करना होगा आपको, कोई लैंग्वेज के थ्रू सारी चीजों को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा चीजों को, एक एक चीजों को। उसके बाद क्या है? डेटा स्ट्रक्चर्स। तो लीनियर, नॉन लीनियर। लीनियर में हम लोग को क्या क्या प्रैक्टिस करना है आपको? किससे? ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी से। सी से प्रैक्टिस मत करो आप, जावा पाइथन से कर लो। क्योंकि डेवलपमेंट में, डेटा साइंस में कहीं पे भी जाओगे तो आप तो जावा पाइथन यूज करोगे ना, सी तो आप वहां पर यूज नहीं करोगे। तो इसलिए जावा पाइथन से करो डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर में क्या सीखोगे आप? स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट। नॉन लीनियर में ट्री ग्राफ। खुद से बनाओ, थ्योरी नहीं पढ़ना है, सिर्फ एल्गोरिदम। स्टैक समझ लिए, स्टैक क्या होता है, स्टैक का एप्लीकेशंस क्या क्या है, रियल लाइफ में स्टैक कहां पे यूज होता है। अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन, जो भी एक्सप्रेशन होते हैं अरिथमेटिकल लॉजिकल एक्सप्रेशन, उन लोगों को इवेलुएट करने के काम में आता है ये। रियल लाइफ एप्लीकेशंस को समझना होगा और उसका पूरा प्रोग्राम बनाना पड़ेगा आपको। डेटा स्ट्रक्चर, जो बोले ना कि सारे इंटरव्यू में आज के टाइम में अगर आप कोडिंग राउंड क्लियर करना चाहते हो तो डेटा स्ट्रक्चर आपसे पूछा जाएगा। और जो भी क्वेश्चंस आपको जो दिए रहेंगे वो सारे के सारे एनालिटिकल क्वेश्चंस होंगे। आज के टाइम में जितना भी कंपनी में इंटरव्यू चलता है, माइक्रोसॉफ्ट बोलो, फेसबुक बोलो, गूगल बोलो, कोई भी कंपनी बोलो, डेटा स्ट्रक्चर तो आएगा प्रोग्राम, वहां पर डेटा स्ट्रक्चर पे ही आपको कोड करना होगा टेक्निकल राउंड में अगर कुछ हो रहा है तो। और उसके बाद एनालिटिकल क्वेश्चंस होंगे। एनालिटिकल का मतलब जहां पे आपको एनालिसिस करना होगा। आपको कुछ डेटा दिया रहेगा, बताया रहेगा कि ये चीज ऐसे ऐसे हो रहा है, वैसे वैसे हो रहा है, और हमको इस तरह का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो हम इसको कैसे करेंगे। एनालिसिस करना होगा आपको। जैसे रीजनिंग में हम लोग कैसे पढ़ते थे, चलो एग्जांपल दिखाते हैं तो थोड़ा सा क्लियर हो पाएगा। एनालिटिकल क्वेश्चंस, चलो रीजनिंग में ही आते हैं। व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ एनालिटिकल? ये तो अलग हो गया है। देखो, एक एग्जांपल देखो यहाँ पे कि इफ ऑल बीचेस वर पब्लिकली ओन्ड we would have to rely on government funds to maintain them. It is true that more people would have access to the ocean and beaches, but at what cost? If the beaches are not cared for adequately, soon there will be nothing left worth having access to. We should consider carefully before nationalizing more coastal properties or property. Which of the following is true would most weaken the argument above? A, the public does not want additional access to the beaches. B, the government is जो भी है, इस तरह से भी आपको क्वेश्चंस मिलेगा वहां पे। आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये सब सारी चीजों को ना वहां पे देखा जाएगा। आपका इंटेलिजेंस लेवल को टेस्ट करने का चीज है। आपका इंटेलिजेंस लेवल को ही तो टेस्ट करना है। एनालिटिकल रीजनिंग क्वेश्चंस, चलो यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं इसका। इसको हटाओ, यहाँ पे नहीं।
कुछ थ्योरी में चलता है इसका। हाँ देखो, इस तरह से भी हो सकता है कि कुछ स्टेटमेंट दिया रहेगा कि इसका क्या है ना कि आपको यहाँ पे दिया रहेगा, कुछ पढ़ना पड़ेगा आपको, इसी को पढ़ के आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। मतलब आपके क्वेश्चन का आंसर इसी के अंदर मिलेगा। ये पहला चीज हुआ। दूसरा, कभी कभी आपको ऐसा भी मिलता है, डेटा इंटरप्रिटेशन। कभी कभी आपको ऐसा भी क्वेश्चन मिलेगा, कहाँ गया इसमें, लाइन चार्ट चालू कर देते हैं। हाँ, कभी कभी क्या होगा कि आपको ऐसा कुछ दे दिया जाएगा डेटा, आपको ऐसा कुछ डेटा दिया गया है कि स्टडी द फॉलोइंग लाइन ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। अब इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछा जाएगा, आपको प्रोग्राम के थ्रू उसका आंसर देना पड़ेगा। हो सकता है आपको डेटाबेस का भी दिया जाए कि डेटाबेस में ये सब सारा डेटा स्टोर है। अब आपको क्या करना है कि वहां से कौन सा डेटा आपको एक्सट्रैक्ट करना होगा, कौन सा कलेक्ट करना होगा, कैसे उसको आप लाइक एनालाइज करोगे, कौन सा डेटा का क्या जरूरत है। आज के टाइम में जितना सारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, सारा डेटा से रिलेटेड, मतलब कि डेटा स्ट्रक्चर बेस्ड, डेटा से रिलेटेड ही पूछा जाएगा और एनालिसिस वहां पे होगा ही। मतलब आपको एनालिसिस तो करना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग आप आंसर दे पाओगे। डेटा एनालिसिस होगा, मतलब वहां पे एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एनालिसिस करना होगा आपका डेटा का, तब जाके आपका टेक्निकल राउंड क्लियर होगा। तो ये है प्रोसेस कि आपको डेटा स्ट्रक्चर भी अच्छे से आना चाहिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में मान लो ये सी तो पहले सीख ही लो, सी से आपको बहुत नॉलेज मिलेगा, उसके बिना पाइथन और जावा मत जाना। पहले सी कंप्लीट करना, उसके बाद आप चाहो तो पाइथन जावा किसी एक को चूज करो, उसी में आगे बढ़ो। लेकिन उसमें ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट उसमें पूरा पढ़ो, रेगुलर एक्सप्रेशंस वगैरह पे पूरा प्रैक्टिस करो, उसी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे डेटा स्ट्रक्चर में पूरा अपना कमांड रखो अच्छा, तब जाके एनालिटिकल क्वेश्चंस के ऊपर में काम करो, उस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। इसके बाद ये तो इंटरव्यू के लिए चलिए हो गया। अब आता है एक्चुअल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे, कि जब आप इतना सब कुछ सीख लिए कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जावा पाइथन कुछ भी आपको आता है, डेटा स्ट्रक्चर भी आपको अच्छे से आता है, एनालिसिस करने वगैरह भी आता है, अब आपको क्या करना होगा, अब आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फ्रेमवर्क्स पे काम करना पड़ेगा। अगर मान लो आप जावा का यूज कर रहे हो, तो जावा के लिए स्प्रिंग बूट। अब आप इसमें एक तरह से देखो तो अभी कंपनीज माइक्रो सर्विसेज पे काम कर रहे हैं, एपीआई डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, आपको एसक्यूएल पता होना चाहिए, ये सब सारा चीज। मतलब अब सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, क्योंकि सिर्फ कोर जावा पढ़ के या कोर पाइथन, सिर्फ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से सब कुछ नहीं बन जाएगा ना, आपको तो और भी फ्रेमवर्क्स वगैरह पे काम करना पड़ेगा। अगर आप जावा का बात कर रहे हो तो स्प्रिंग, पाइथन करोगे तो जैंगो, ये सब आपको फ्रेमवर्क भी सीखना पड़ेगा उस पर। इसी में हाइबरनेट सीख रहे हो डेटाबेस के लिए, मतलब आपको स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एसक्यूएल भी आना चाहिए, आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट भी सीखना पड़ता है। आप मान लो इसमें बूटस्ट्रैप का यूज कर रहे हो, एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट का लेके, या फिर रिएक्ट का यूज कर रहे हो, मार्केट में चल रहा है बहुत पॉपुलर। तो आपको आजकल होता है ना कि डेवलपमेंट में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ज्यादातर कंपनी में डिमांड है फुल स्टैक डेवलपर्स का। बट ये फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए व्हाट टॉपिक्स वी हैव टू लाइक कवर, क्या क्या टॉपिक्स आपको कवर करना पड़ेगा, ये जो लिखे है ना, ये फुल स्टैक डेवलपमेंट का टॉपिक है। इसी में जब सॉफ्टवेयर बन जाता है तो उसी में सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट ऑन क्लाउड सर्वर। अब क्लाउड का भी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आइडिया होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपने जावा वगैरह पे सॉफ्टवेयर बना दिया, अब सॉफ्टवेयर बनाने के बाद उसे तो सर्वर में डिप्लॉय करना पड़ेगा। अब आप सर्वर एडब्ल्यूएस से ले रहे हो, अमेजन वेब सर्विसेज से, या माइक्रोसॉफ्ट अज्योर से, या गूगल से, अलीबाबा से, किसी से भी लो, वहां पे अब इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे मैनेज किया जाता है। आपने जावा पे सॉफ्टवेयर बनाया है तो सर्वर में जेडीके इंस्टॉल करना होगा, अपाची टॉमकैट होगा, मैवेन होगा जो स्प्रिंग सपोर्ट करता हो,
डेटाबेस वगैरह आपको कॉन्फ़िगर करना होगा वहां पे एसक्यूएल के थ्रू, तब तो आप जाके ये सब काम कर पाओगे। तो ये सब का आपको आइडिया होना चाहिए और आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा सब सारी चीजों पे। ये चीजों में टाइम कितना लगता है? बहुत ज्यादा हो तो 1 महीना। आप अगर करने चले जाओ, लेकिन आपको ये सब सारा चीज पहले से जो लिखा हुआ है, ये सारा चीज अगर आपको पता हो, एसक्यूएल पता हो अगर आपको, तो एपीआई डेवलपमेंट 2-4-5 दिन में, माइक्रो सर्विसेज 2-4-5 दिन, स्प्रिंग हाइबरनेट बूट 2-4-5 दिन, फ्रंट एंड डेवलपमेंट हो सकता है 1 महीना टाइम लगे आपको समझने में इसको सारी चीजों में, क्लाउड सर्वर 2-4-5 दिन, ऐसे ही करते करते 1 महीना 2 महीने 3 महीना। लेकिन सबका एक सिस्टम है ना, आपको स्टार्ट कहां से करना पड़ेगा। लेकिन आज के टाइम में मैक्सिमम स्टूडेंट्स कहां से स्टार्ट करते हैं? डायरेक्ट यहीं से। ठीक जावा भी नहीं पता उनको, स्प्रिंग बूट में घुस जाते हैं कि मुझे डायरेक्ट फुल स्टैक डेवलपर बनना है। ऐसा नहीं होता है। अब ये फ्रंट एंड डेवलपमेंट में बूटस्ट्रैप, रिएक्ट कुछ भी करो, इस सबको क्या क्या सीखना पड़ेगा? HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट, जेसन। आजकल जितना भी एपीआई वगैरह हम लोग जो यूज करते हैं ना, वो जो हमें डेटा देता है वो जेसन फॉर्मेट पे देता है। पहले एक्सएमएल हम लोग पढ़ते थे, एक्सएमएल भी आपको नॉलेज होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक्सएमएल का नॉलेज नहीं होना चाहिए, बट जेसन भी पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को। इसमें ये सब टॉपिक्स है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, कि जावा में आपको स्प्रिंग बूट हाइब्रिड पे काम करना पड़ेगा। ये स्प्रिंग बूट आजकल कोर जावा पे कहीं पे काम नहीं होता है, जावा से सॉफ्टवेयर नहीं बनता है कोर जावा से, हर जगह फ्रेमवर्क्स यूज हो रहा है। ये फ्रेमवर्क होते क्या है? तो यही बनाया गया है ना, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, RAD। आजकल का जो जमाना चल रहा है, ये जमाना चल रहा है ना रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट का। आज के टाइम में जो पहले जो 2-2 साल 5-5 साल टाइम लगता था सॉफ्टवेयर बनाने में, आज वही चीज 2 महीने 3 महीने में बन जाता है। कैसे? सब कुछ पहले से बना के दिया गया है। फ्रेमवर्क बोलता है कि आप छोटे छोटे कोर लेवल पे आप ध्यान मत दो, आप अपने टॉपिक पे ध्यान दो जो आपको करना है, बाकी एनवायरमेंट वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ हम तुमको प्रोवाइड कर दे रहे हैं। ये बोलेगा सारा हम देख लेंगे, आप सिर्फ काम पे फोकस करो। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फ्रेमवर्क, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क्स पे काम चल रहा है अभी। रिएक्ट क्या है? फ्रंट एंड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है, यूआई डेवलपमेंट फ्रेमवर्क, यूजर इंटरफेस जो फ्रंट एंड बनाते हैं ना, रिएक्ट भी एक फ्रेमवर्क है, बूटस्ट्रैप भी एक फ्रेमवर्क है, स्प्रिंग बूट हाइब्रिड भी एक फ्रेमवर्क है। हम लोग को फ्रेमवर्क पे तभी काम करना पड़ रहा है, पूरा फ्रेम पे सब कुछ पहले से बना बनाया है, हमको सिर्फ जाके अपना लॉजिक वहां पे लगा देना है, बाकी वो सारा चीज देख लेगा। आजकल बड़ा बड़ा सॉफ्टवेयर ना ऐसा ही बन रहा है। एपीआई मतलब एपीआई डेवलपमेंट एंड प्रैक्टिसेस, मतलब जितना सारा आप खुद से भी एपीआई बनाने आपको सीखना पड़ेगा, और मार्केट में भी जितना भी एपीआई अवेलेबल है, वो सब सारे एपीआई पे आपको काम करना होगा। जैसे गूगल मैप का एपीआई, अगर मान लो कभी आपको ट्रांसपोर्टेशन ऐप बनाना पड़े, तो आपको तो गूगल मैप का एपीआई अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे ओयो, उबर, ये सब जो यूज करते हैं। अगर आपको मान लो कोई ई कॉमर्स वेबसाइट वगैरह बनाना है, तो आपको पेमेंट वगैरह आपको पता होना चाहिए कि कैसा किसी का अकाउंट से पेमेंट काटते हैं हम लोग, तो पेमेंट गेटवे आपको यूज करना पड़ेगा, वहां भी पेमेंट गेटवे का एपीआई। अगर किसी को मेल वगैरह भेजना है तो मेल का एपीआई, हम चाहते हैं कि मेरे प्रोग्राम के थ्रू ही किसी को व्हाट्सएप में ऑटोमेटिक मैसेज जाते रहे, व्हाट्सएप का एपीआई, गूगल मैप का एपीआई, मेल का एपीआई, सर्च का एपीआई, हर चीज तो एपीआई का तो जमाना चल रहा है अभी, सारे काम के लिए एपीआई। एपीआई होता क्या है? एपीआई एक तरह से ब्रिज का काम करता है दो अलग अलग एप्लीकेशन के बीच में। मान लो मेरा एप्लीकेशन है और हम किसी दूसरे एप्लीकेशन का किसी चीज को हम यूज करना चाहते हैं, तो उसको कैसे यूज करेंगे? एपीआई के थ्रू। हम एपीआई कॉल करेंगे, वो हमें रिस्पॉन्स देगा, हमें जो चीज चाहिए। तो पेमेंट के लिए हम लोग एपीआई यूज करते हैं, गूगल मैप एपीआई यूज करते हैं। मान लो अगर हमें कभी ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना पड़े, तो ये माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के जैसा, गूगल मीट, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, जूम मीटिंग, कि हम स्क्रीन शेयर कर सके, रिकॉर्ड कर सके, ऑडियो कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग, बहुत सारे लोग ज्वाइन हो सके एक साथ, मीटिंग वगैरह मैनेज कर सके हम लोग। इसके लिए क्या होता है? वेब ईआरपी, सॉरी वेब आरटीसी, रियल टाइम कम्युनिकेशन, वेब आरटीसी का एपीआई हम लोग को यूज करना पड़ेगा। तो आज के टाइम में ना, आप जो दिमाग में सोचोगे वैसा सॉफ्टवेयर बना सकते हो, और सारे चीजों का रिसोर्सेस अवेलेबल है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि किस चीज के लिए कौन चीज अवेलेबल है, कहां पे अवेलेबल है। और मैक्सिमम चीज आज के टाइम में एपीआई के थ्रू ही हो रहा है। तो आपको वहां सी से वैसे वैसे स्टार्ट करके, कंप्यूटर फंडामेंटल से स्टार्ट करते करते यहां तक आपको पहुंचना है। तो अगर पाइथन वगैरह में घुसते हो, डेटा साइंस वगैरह में, तो ये तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। अगर आप डेटा साइंस के फील्ड में और एमएल एंड एआई में अगर घुस रहे हो, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? तब अच्छे से पाइथन पढ़ो। आप जावा से भी कर सकते हो, एआई एमएल डेटा साइंस, ऐसा नहीं कि जावा से नहीं कर सकते हो, जावा से भी कर सकते हो, बट जनरली लोग पाइथन ज्यादा प्रेफर करते हैं, छोटा छोटा कोड होता है, ठीक है।
कम्युनिटी वगैरह बहुत बड़ा है इसका, डेटा साइंस पे पाइथन का। कुछ फंसोगे तो जल्दी आंसर मिल जाएगा, सोल्यूशन। तो इसमें पाइथन हो गया हम लोगों का। उसके बाद पाइथन प्रोग्रामिंग के बाद आपको एसक्यूएल बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आप बोलोगे कि इसमें ये क्यों पढ़ेंगे हम, तो वेब स्क्रैपिंग करने के लिए। आज के टाइम में वेबसाइट पे जितना सारा डेटा है ना, वेब स्क्रैपिंग करने के लिए आपको HTML, CSS ये सब पता होना चाहिए। डेटा कहां से कलेक्ट करोगे, इसमें क्या होता है, डेटा कलेक्शन, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा एनालिसिस, डेटा क्लीनिंग भी बोल सकते हो, डेटा विजुअलाइजेशन भी बोल सकते हो, ये सीखना पड़ेगा आपको। डेटा मॉडलिंग बोल सकते हो आप इसको। उसके बाद हम लोग को ML में सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, ये सब पढ़ना पड़ता है हम लोगों को। तब जाकर आप AI की तरफ आगे प्रोसीड करोगे। इसी में हम लोग को बिग डेटा पे काम करना पड़ता है। इसी में आपको जैसे डेटा विजुअलाइजेशन के लिए टैबल्यू, पावर BI, ऐसे भी इसका मैटप्लॉटलिब वगैरह बहुत सारा पाइथन में लाइब्रेरी है। हाँ, इसके बाद हम लोग को पाइथन का बहुत सारा लाइब्रेरीज है सारे चीजों के लिए, उसको हमको प्रैक्टिस करना पड़ता है। मशीन लर्निंग में ही हम लोग को डीप लर्निंग वगैरह पढ़ना पड़ेगा, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, स्पीच रिकग्नाइजेशन, इमेज प्रोसेसिंग, ये सब पे काम करना पड़ेगा। इसके बाद चाहो तो आप क्लाउड में भी नॉलेज ले सकते हो। क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है, आपको नेटवर्किंग का पूरा नॉलेज लेना पड़ेगा, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का पूरा नॉलेज रखना पड़ेगा। हार्डवेयर में प्रोसेसर, रैम, कोर, ये सब क्या क्या होता है, सब कुछ नेटवर्किंग, IP एड्रेस वगैरह सब कुछ सारा चीजों का लेके तब जाके आपको क्लाउड में Amazon वेब सर्विसेज, क्योंकि आज के टाइम में कोई भी चीज तो सब कुछ क्लाउड में हो रहा है ना। आप जो भी डेटा स्टोर कर रहे हो क्लाउड में, डेटा प्रोसेसिंग क्लाउड में, हम लोग क्लासेस भी कर रहे हैं क्लाउड के थ्रू। आप तो मेरे पास फिजिकली क्लास नहीं कर रहे हो अभी, ट्रेनिंग वगैरह, ये तो सारा हम लोग का वर्चुअल हो रहा है। तो सारा डेटा तो क्लाउड में स्टोर हो रहा है। ये क्लाउड है क्या, अभी मार्केट में ना क्लाउड कंप्यूटिंग में भी बहुत डिमांड है। क्लाउड कंप्यूटिंग का हर कंपनी को क्लाउड इंजीनियर चाहिए, हर कंपनी को सॉफ्टवेयर डेवलपर चाहिए, हर कंपनी को डेटा साइंटिस्ट चाहिए। मतलब हर चीज, ये सब ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी चल रही है सब। कुछ भी सीख लोगे ना तो आपका काम आएगा। क्लाउड कंप्यूटिंग में AWS सर्विसेज, Amazon वेब सर्विसेज के जितना सारा सर्विसेज है, अज्योर का सर्विसेज। अब AWS के अंदर मैंने 100 से ऊपर सर्विसेज है, वो सब सारा आपको सीखना पड़ेगा। नेटवर्किंग में डेटा सिक्योरिटी वगैरह सब इसी के अंदर आ जाता है। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी किस चीज का, डेटा लेवल पे सिक्योरिटी, एप्लीकेशन लेवल पे सिक्योरिटी, नेटवर्क लेवल पे सिक्योरिटी। नेटवर्क के थ्रू भी तो डेटा का चोरी हो सकता है, एप्लीकेशन के थ्रू भी तो डेटा का चोरी हो सकता है। तो डेटा सिक्योरिटी, डेटा को सिक्योर कैसे करें, सब कुछ यहाँ पे सीखना पड़ता है। डेटा का फिर माइग्रेशन, क्लाउड में ही एक जगह से डेटा को दूसरे जगह पे माइग्रेट करना। डेटा सेंटर्स क्या होता है, जहां पे एक्चुअली हमारा डेटा रहता है। जो क्लाउड में डेटा रखते हैं, क्लाउड क्या है, बादल में थोड़ी ना हमारा डेटा होता है। वो तो कहीं डेटा सेंटर है जहां पे फिजिकल मशीन्स है, वहां पे हमारा डेटा जाके स्टोर होता है। ये सबका सारा नॉलेज लेना पड़ेगा। ये सब सब चीज का डिमांड है मार्केट में अभी। आप क्लाउड कंप्यूटिंग का नॉलेज है आपको, उसका भी मार्केट में डिमांड है आपका। डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, AI आप कर रहे हो, उसका भी मार्केट में डिमांड है। फुल स्टैक कर रहे हो, उसका भी मार्केट में डिमांड है। बट स्टार्टिंग कहां से, कंप्यूटर फंडामेंटल, यहीं से आपको स्टार्ट करना होगा। और ये सारा कोडिंग की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहले आपको ये पता होना चाहिए किसी फील्ड में जाओ, फिर आपको ये पता होना चाहिए सी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। सी के लिए मैंने जो बुक बताया डेनिस रिची वाला, उसको देखो समझो एक एक लाइन बाय लाइन। टाइम लगेगा आपको, लेकिन अच्छे से सीख पाओगे आप। उसके बाद जहां सी कंप्लीट हुआ, तुरंत आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट पे घुस जाओ। ये सब सारी चीजों का कोई भी लैंग्वेज चूज करो, जावा या पाइथन, उसमें ये सब सारा टॉपिक्स को कवर करो, कैसे कैसे होगा। उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर एकदम मस्ट है, आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बिना जॉब नहीं मिलने वाला है। और इंटरव्यू जो होने वाला है आजकल, सारा टेक्निकल इंटरव्यू पूरा एनालिटिकल क्वेश्चंस पे बेस्ड है। पूरा वो सारा इंटरव्यू आपको बड़ा बड़ा स्टेटमेंट लिखा रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना पड़ेगा। और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए आपको फ्रेमवर्क्स पे काम करना पड़ता है। यही होता है रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, जो बहुत फास्ट सॉफ्टवेयर डेवलप होता है आजकल के टाइम में। इसी पे हमें काम करना होगा। और किसी भी फील्ड में चले जाओ, एसक्यूएल तो आपको सीखना पड़ेगा। एसक्यूएल आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी सीखना पड़ेगा, डेटा साइंस में भी एसक्यूएल सीखना पड़ेगा। तो यही है हमारा लर्निंग पाथ, आप किधर जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है।
और कोडिंग कैसे स्टार्ट करना है तो बताया गया है, यहाँ से ऐसे स्टार्ट करना है। तो कल हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों को सिर्फ प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे सारी चीजों का। सी में जो बताएं सी का प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, ये बताएं जावा पाइथन दोनों से प्रैक्टिकल करके दिखा देंगे, डेटा स्ट्रक्चर प्रैक्टिकल करके दिखा देंगे आपको, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कल ही कोशिश करेंगे छोटा मोटा इसका एक प्रोजेक्ट या छोटा मोटा कुछ भी प्रैक्टिकल करके आपको दिखा दे कि कैसे हम लोग काम करते हैं फ्रेमवर्क्स पे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, कुछ भी क्वेश्चन हो मन में, डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी ये सब से रिलेटेड, जॉब इंटरव्यू कंपनीज के बारे में, बोलो किसी का कोई क्वेश्चन है। जो बताएं अभी 1 घंटा 45 मिनट से, तो चलो क्वेश्चन अगर नहीं भी होगा तो कुछ समझ में आया, लगा कि कैसे हमारा पूरा लर्निंग पाथ हमारा कैसा होना चाहिए, कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, बोलो। Yes, sir. यस सर। ठीक है, चलो कल मिलते हैं, कल प्रैक्टिकल करेंगे। आज तो बहुत कुछ बताया थ्योरी वगैरह में से, कल प्रैक्टिकल करेंगे हम लोग। ठीक है, चलो हो गया आज का। थैंक यू सर। हम्म।